अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिककास्ट, अनदर शो ऑफ क्रिककास्ट। और आज जो मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं, उनको मैजिशियन ही इज द एक्चुअल मैजिशियन ऑफ ऑल टुगेदर क्रिकेटिंग वर्ल्ड। और जब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मैजिशियन की बात करते हैं और अलग अलग वैरायटी बॉलिंग की बात करते हैं तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। बहुत सारे लोगों ने आगे इनको फॉलो करने की कोशिश की, मगर जिस तरह का दूसरा ये करते थे उस तरह का दूसरा शायद ही कोई कर सका। मगर जहां मैं दूसरा कह देती हूँ फौरन नाम सबको पता चल जाता है। सकलैन मुश्ताक इज हियर विद मी। और जब मैं सकलैन मुश्ताक की बात करती हूँ तो अगर मैं अपने स्कूलिंग डेज की बात करूँ तो मैंने इनको खेलते हुए देखा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ या ये बहुत बड़े थे, ये भी बहुत अर्ली एज में जो है वो आ गए थे और इनको मैंने अपने स्कूलिंग डेज में खेलते हुए देखा है। सकलैन मुश्ताक इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम सकी भाई। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? इस क्वारंटीन को कैसे गुजार रहे हैं सकी भाई? ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो रहा है। आई थिंक हैविंग अ लवली टाइम विद माय फैमिली, स्पेशली विद माय किड्स एंड ऑब्वियसली विद माय वंडरफुल वाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, इट्स अ बिट टफ बट इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस। I'm enjoying staying at home. इट इज डेफिनेटली अ लर्निंग कर्व। हमें बहुत सारी चीजें अब सीखनी पड़ेंगी ये जो कोविड आया है इसके बाद से। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि जानवर जो हैं वो बाहर आ गए हैं और वेनिस की कैनाल्स में आपको डॉल्फिन्स दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इन जानवरों को इतना तंग किया हुआ था कि इस वक्त वो खुशियां मना रहे होंगे। आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने बड़ा इस दुनिया को आई थिंक बड़ा मिसयूज किया था। और जिस तरह हमें वक्त गुजारना चाहिए था, या जिस तरह की हमारी सोच अप्रोच, या जिस तरह का हमारा दिल होना चाहिए था, हमने बहुत गंद कर दिया था। दिल में पता नहीं अजीब अजीब सी वो हसदें आ चुकी थी, ख्वाहिशात इतनी बढ़ चुकी थी, इतने बिजी हो चुके थे कि अपने प्यारों को भूल चुके, इस जमीन को, इस धरती को भूल चुके, दूसरी मखलूक को भूल चुके। बस पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए थे। आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ मैसिव लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड उम्मीद करते हैं, उम्मीद करता हूं, मैं तो ये नियत किए बैठा हूं, अपने बच्चों को भी ये कहता हूं कि हमने सीखना है इस टफ सिचुएशन से कि हमें क्या सबक सिखाया जा रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा लेसन तो इंसानियत का बंदा सीख रहा है। हर कोई हर किसी के लिए दुआ कर रहा है। और यकीन करें, मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये बात भी की थी। मैंने कहा जो हमारे ऊपर जो टैग लगे हुए थे कि आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम अ मिलियनियर, बिलियनियर, आई एम अ बिग मैन, वो सारे टैग उतर गए। अब ये सब कह रहे हैं कि आई एम अ ह्यूमन, एक इंसान है। और इंसानों की भलाई के लिए जो है हर कोई दुआ कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है यार हाथ धो लेना, घर के अंदर रहना, अपनी भी हिफाजत, दूसरों की भी हिफाजत है। यानी हर कोई हर किसी के लिए एहसास कर रहा है। तो आई थिंक एहसास पैदा हो गया है, विच इज वेरी गुड। ऑनेस्टली अब यही है कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है सारे सबकी डेजिग्नेशंस और सबके जो स्टेटसेस हैं वो एक लेवल पे आ गए हैं। ह्यूमैनिटी एक वाहिद स्टेटस है जो कि एक जगह पे आके खड़ी है कि हाँ जी हम इंसान हैं और हमें इस तरह बंद नहीं रह सकते हम पिंजरे। अच्छा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सकी भाई, रिसेंटली सबसे पहले तो मैं वहां अब से आप फैमिली की आपने जिस तरह बात की है, फैमिली की जिस तरह डिस्कशन की है कि हमें ज्यादा टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ, हम फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजार सक रहे हैं। सो आपकी अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई, उससे पहले भी बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की, आपकी बेटी आपका मेकअप कर रही थी। तो एक बेटी के लिए एक बाप का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना कितना इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Not just with the daughter, obviously with the son as well. And I believe that मुझे याद पड़ता है जब हमारी पहली बेबी गर्ल हुई, तो मैंने और मेरी मिसेज ने हमने कहा कि हम बच्चों से एक बात हमेशा कहते चले जाएंगे, और वो ये कि हम इनको रिमाइंडर कॉल देंगे हर बात, हर हर लम्हा जब भी हमें याद आता है, वो ये कि आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड, आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। तो ये हमारे घर के अंदर एक बात चलती रहती है। हम एक दूसरे को जब भी कभी होता है सलाम करने के बाद ये जरूर बात करते हैं, आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड।
तो एक एनवायरनमेंट घर के अंदर बनाने के लिए कि मुझसे ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता और मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर मैं अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ, जैसे फर्ज किया सुबह मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से जब वापस आता हूँ, तो कभी वो मुझे कह देती है, कभी मैं उसको कह देता हूँ कि आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। और बच्चे भी जब कभी आगे पीछे नजर आते हैं तो हम भी एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। तो हम ये एनवायरनमेंट घर के अंदर बनाना चाहते हैं, बट हमें पता है कि हम इंसान है, हमसे गलती होंगी, ऊंच नीच होगी। बीइंग ए फादर थोड़ा बहुत कभी डांट डपट भी चल जाती है, बट फिर बाद में ये बात जरूर करते हैं कि आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत डांटा या मना किया किसी चीज से, वो इस वजह से नहीं कि आई एम योर एनिमी एंड आई डोंट लव यू, इट्स मीन आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। ऊंच नीच में ये रिमाइंडर कॉल बार बार देनी पड़ती है। तो जैसे आपने सवाल किया बच्चियों के साथ, yes, I'm very close to my all the daughters, but definitely with son as well. छोटी जाहिर है, वो छोटी जो क्या कहते हैं वो चुटकी सी जो है वो बड़ी तेज है और जेलस होती है। कोई भी करीब आता है तो बिल्कुल कूद के बीच में आ जाती है कि बस काइंड ऑफ स्पॉइल्ड ब्रैट भी कह सकते हैं। तो वो चाहती है कि सारा टाइम मुझे मिल जाए। वो खुद टाइम छीन लेती है। बाकी सब समझते हैं कि बिकॉज शी इज लिटिल वन, तो उसको टाइम सबने देना है। बाकी रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद द किड्स एंड ऑब्वियसली विद योर होल फैमिली। बहुत मुनसर करता है, फिर जो जिंदगी है वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी और घर जो है वो जन्नत बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। मतलब मैं टोटली इस बात से इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि हम लोग भी 3 बहनें हैं और एक मेरा भाई है छोटा। मैं सबसे छोटी हूँ, सो आई नो कि छोटी जो होती है वो किस तरह अपनी अटेंशन जो है वो ले लेती है, खुद खींच लेती है अटेंशन। बट हमेशा मैंने अपने फादर पे भी मैंने हमेशा यही इल्जाम लगाया कि आप दुनिया सबसे बड़ी वाली को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो अटैचमेंट पहली दफा बाप बनने वाली फीलिंग होती है वो सारी पहले बच्चे पे निकल जाती है और वो सारी अटैचमेंट मुझे लगता है वो पहले बच्चे पे आ जाती है। बट जो तीसरा बच्चा होता है वो वाकई खींच के रखता है। एंड आई बिलीव कि जब स्पेशली जब फादर्स बेटियों से क्लोज होते हैं ना, तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बेटियों में आता है दैट इज रिमार्केबल। मतलब जिंदगी भर मेरे अब्बू ने एक बात, हाँ क्योंकि वो सख्त भी थे, वो डांटते भी थे, बट उन्होंने एक बात जरूर कही कि नजर शेर की बट दोस्ती जो है वो बेस्ट फ्रेंड का थी। तो वो मुझे आपकी बात से बिल्कुल वही। हाँ बिल्कुल सही, आपके फादर ने बहुत ही सही मिसाल दी and that is heart touching example and I think we should learn from these kind of pearls of wisdom। ये जो इतनी wisdom वाली बात कही है, ऐसा ही है, नजर शेर वाली ही रखनी चाहिए, यानी उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए from all the evils and bad societies and obviously bad environment। आप बिल्कुल कड़ी नजर हो बट आप इतने फ्रेंडली हो कि वो अपना दिल आपके सामने खोल के रख दें और हर बात आपके साथ शेयर करें, अपनी थिक एंड थिन जो उनके हालात चल रहे हो वो आपके साथ वो शेयर करें। आई रिमेम्बर मेरी बड़ी बेटियों के एग्जाम थे ओ लेवल्स के एंड आई वाज इन अमेरिका, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बड़ा वो ऑन द रोड, अमेरिका में बाय रोड जा रहे थे, 6, 7, 8 घंटे की जर्नी थी। बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं और मेरा फोन जो है वो डिस्कनेक्ट था और उन्होंने मुझे मैसेज छोड़ा व्हाट्सएप पे। जब मैं होटल पहुंचा तो दोनों बच्चियों का पहला एग्जाम था ओ लेवल का यहाँ पे और वो उन्होंने जाना था, तो वो मुझसे बात करना चाह रही थी। मेरी बात हो नहीं पाई मगर वो इतना रोई, अब्बा आप कहाँ हैं, हमने आपसे बात करनी है, वी नीड सम वर्ड्स फ्रॉम यू, वी नीड योर प्रेयर्स, वी वांट यू टू टॉक टू यू, पता नहीं क्या क्या, और रोना बुरा हाल। मैं वहां पहुंचा तो मेरा दिल हिल गया। फिर मैंने कॉल की उनको, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो बच्चा, चाहे आप पास करो या फेल करो, हमारे दिल में तो हम मोहब्बत कम नहीं होगी। आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड एंड आई विल स्टिल लव यू। तो रिजल्ट का कभी ना सोचना, गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट एंड जस्ट गो एंड एंजॉय। रिजल्ट का मैं आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट। तो उसके बाद बच्चों को हौसला हुआ और उन्होंने फिर ऑल लेवल्स के एग्जाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी किए। तो जब भी कभी ऊंच नीच होती है या कभी ऐसा टफ टाइम आता है तो वो आके बात करते हैं, विच इज आई थिंक मेरे लिए बहुत वो आई थिंक ये जो मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने जब हमारी शादी हुई, पहली बेटी हुई, तो हमने ये सोचा कि हम एनवायरनमेंट बनाएंगे, हम घर में बच्चों को एक दूसरे को वक्तन फवक्तन रिमाइंडर कॉल देंगे, आई लव यू एंड आई एम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड, एंड आई थिंक दैट इज वर्किंग नाइसली। अल्लाह करे
बुरी नजर से अल्लाह बचाए और मौत तक ये जो है एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सके। आमीन। ये बहुत अच्छा मैसेज है उन सारी फैमिलीज के लिए जो जहाँ पे बहुत डिफरेंस मैं देखती हूँ, बाप बेटियों में इतना डिफरेंस होता है कि बेटियां कोई बात नहीं कर सकती अपने बाप से। अच्छा, ये तो आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों से। सकी भाई, आप जब हम माँ बेटे के बॉन्डिंग की बात करते हैं, आपके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े देखे, आपने अपनी अम्मी का जिक्र बहुत किया है। आपकी माँ की दुआ, आपकी अम्मी ने आपको हमेशा जिस तरह बताया कि जी पॉजिटिव सोचना है और अल्लाह से ये दुआ करो कि कुछ इंडिविजुअलिटी मेरे अंदर ऐसी हो जो कि मैं माना जाऊं पूरी दुनिया में। सो आपका अपनी अम्मी से किस किस्म का रिलेशनशिप? Very close. I was very close to my mother. I was close to my father as well. मगर अम्मी मेरी समझ लें कि मेरी जान थी। अब्बू से थोड़ा सा वो होता था, मगर अम्मी हर वक्त नहीं होती थी घर में। अब्बू कहीं काम पे हैं, बिजी हैं, मगर पहला चेहरा सुबह उठते ही अम्मी का देखना। मैच खेल के आना तो अम्मी सामने, मैच खेलने जा रहा हूँ तो अम्मी सामने। अब्बू तो ऑफिस में चले गए, आए फिर उसके बाद अपने मस्जिद में और फिर जल्दी सो जाना। वालदा बिल्कुल सामने रहती थी और उनकी जुबान से जो लफ्ज निकला, अल्लाह गवाह है, मैं इसमें 0.1% भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, एग्जैजुरेशन नहीं हो रही मेरी इस वर्डिंग में। उनके मुंह से जो दुआ निकली वो कबूल हुई, उन्होंने जो कहा वो हुआ। बल्कि ये जो दूसरा था, ये भी मेरी वालदा मुझे कहा करती थी, बच्चा दुआ किया कर, अल्लाह दुआ कबूल करते हैं और किसी वक्त भी वो दुआ कबूल हो जाएगी, तो मांगा करो क्योंकि वो सुनता है, वो तुम्हारी इशारे के करीब है। तो सारी तरबियत और ट्रेनिंग जो थी वो माँ की तरफ से थी। डेफिनेटली वाले साहब का भी एक छाया थी, उनकी भी ब्लेसिंग्स थी, उनका भी दुआएं थी। बट मैं तो अपनी अम्मी की गोद में चढ़ के बैठ जाता था। इवन जब मेरी शादी भी हो गई तो मैं अपनी वालदा की गोद में सर रख के लेट जाता था। जब भी टूर से आता था तो मैं कहता था अम्मी अपने हाथ का पराठा खिलाएं मुझे। अम्मी के हाथ का पराठा और सब्जी बनती थी, आलू मटर गाजर बड़ी मजे की, वो भी बड़ा अच्छा सालन बनाती थी। तो मैं तो अम्मी के हाथ का, अम्मी को कहता था अम्मी जो आसानी से बना सके, उनके हाथ का ऑमलेट। और क्रिकेट का उनको कुछ पता नहीं था, यकीन करें, कुछ पता नहीं था क्रिकेट का, मगर वो जो बात कहती थी वो हो जाती थी। एक दफा का वाकया है, मैं ट्रॉफी का मैच खेल रहा था, आई थिंक एलसीसी की ग्राउंड में मैच था। अब्बू मोटरसाइकिल पे अम्मी के साथ गए मैच देखने के लिए मेरा। टीम को, जो दूसरी मुखालिफ टीम थी, उनको प्रॉब्ली 60-70 रन चाहिए थे जीतने के लिए और उनका एक आउट हुआ था। तो अब्बू ने कहा आजा, ये तेरा बेटा आज हार के आएगा, इनकी आज पिटाई होगी। अम्मी कहने लगी ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो रात को भी दुआ की थी, फजर पे भी दुआ की थी, मेरा बच्चा जीतेगा। अम्मी और अब्बू की थोड़ी सी वो अनबन हो गई और वो जनाब मोटरसाइकिल पे वापस आ गए। और घर आके अम्मी एक कोने में बैठी, अब्बू एक कोने में बैठे। 2 घंटे 3 घंटों के बाद मैं भी घर आ गया, बैग उठाया और पसीने से शराबूर। तो अम्मी देख के मुझे मुस्कुराई। मैंने फिर अब्बू की तरफ देखा तो अब्बू का चेहरा थोड़ा सा नीचे, कहने लगे बता अपनी माँ को कौन जीता। मैंने कहा हम जीते। अम्मी कहने लगी अल्लाह अकबर, देखा मैंने कहा था ना मेरा बच्चा जीतेगा। अब्बू कहने लगे ये कैसे हो गया। मैंने कहा अब्बू मैंने 8 आउट किए। अब्बू उठे, गले लगे, कहने लगे पकड़ ले अपनी अम्मा के पाँव, ये तेरी अम्मा दुआ कर रही थी, कल रात से मुझे कह रही मैंने दुआ की, आज सुबह भी दुआ की है, और मैं इसको कह जा रहा हूँ तुझे क्रिकेट का क्या पता है, आज तो इसको कुट लगेगी, मैच हार के आएंगे। तो अम्मी खुशी से मुझे सीने लगाया, दिल की धड़कन मैंने ऐसे सीने पे जब लगाया ना, ऐसे सर लगाया तो कान मेरे उनके दिल के करीब लगे, तो धक 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 धक, इतनी खुशी से उनका दिल धड़क रहा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा अम्मी मैं आपके बगैर कुछ नहीं, मेरे लिए दुआ किया करें। बस ये अम्मी की दुआएं थी मेरी। सबसे जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्वेट टू अल्लाह, दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज अ प्रूवन, समझ लें कि ये प्रूवन डीड है। अगर आप ये अमल कर लो, अमल है ये, प्रूव किया हो। अगर आप अपने वालिदैन के जितना करीब रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और उनसे दुआएं लेंगे, दुनिया में हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। बेशक बेशक। और ये माँ का तो ऐसा रिश्ता मैं समझती हूँ इररिप्लेसेबल, मतलब आप कोई माँ की जगह नहीं ले सकता। सकी भाई, कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि आप अपनी अम्मी से कहना चाहते थे और आप कभी कह नहीं पाए और आपको मौका मिलता तो आप वो कहते बात? हाँ हाँ, पता है क्या, देखिए क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया,
मगर मैंने बहुत कुछ खोया भी। जब मैं क्रिकेट टीम में आ गया तो, बहुत टूर्स हुए, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी साउथ अफ्रीका, कभी वेस्ट इंडीज, आके काउंटी क्रिकेट पूरा साल घूमता रहा, यानी पागलों की तरह पूरा साल क्रिकेट होती थी। उधर से छूटती थी तो पीआईए शुरू हो जाता था सीजन। और मुझे याद पड़ता है मैं जब काउंटी क्रिकेट में खेलने के लिए गया, शादी हो गई, वाइफ भी उधर, बच्चे भी, तो मैं अपनी वालदा के लिए कुछ पॉकेट मनी रखी हुई थी, मैं अपनी वालदा को पॉकेट मनी भेजता था। और मैं साल में कभी 10-12 दिन, 20 दिन के लिए मैं जब छुट्टी के लिए घर आता था, तो मैं अम्मी के पास जब बैठता था तो अम्मी मुझे चूमती थी, आंखों में आंसू आते थे, मुझे कहते थे बच्चा ये ले चाबी, वो मेरा कबर्ड है उसको खोल, उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर है, सेफ है, उसको इधर लेके आ। मैं जाके खोल के वो सेफ को लेके आता था, रखता था सामने, उसको इतना छोटा सा ताला लगा होता था, तो अम्मी कहती थी बेटा इसको भी खोल, तो मैं उसको खोलता था। वो सारे एनवलप जो पैसों के होते थे ना, पॉकेट मनी के, वैसे रखते थे और मुझे गले लगा के कहती थी बच्चा मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है, तुम आ जाया करो मेरे पास। मैं उस वक्त रोता था। और वही सारे जो पैकेट होते थे जिसमें पैसे होते थे, मेरी अम्मी है वो सारे गरीबों में बांट देती थी और मुझे कहती थी तू अपने हाथ से दे, इसको भी दे, उसको भी दे, काम करने वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, जिनको मैं मिलता ही नहीं था उनको बुलाती थी खास तौर पे, और कहती थी बच्चा तू खुद इनके साथ बैठ के खाना भी खा और ये चुपके से इनकी जेब में ये दे देना इनको पैसे। तो आपने ये सवाल एक ऐसा इमोशनल कर दिया है, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करूं, मेरा कोई टेस्ट सीरीज भी होती, हम कहते हैं ना कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर माय फादर और फॉर माय मदर और फॉर माय बडी, मैं ये अपना जो मैच है डेडिकेट करता हूँ इनको। मगर हमने कभी अपने वालदेन को डेडिकेट मैच नहीं कर वो नहीं किया कि टाइम डेडिकेट कर दूं, मैं क्रिकेट थोड़ी देर के लिए छोड़। मुझे अब एहसास होता है कि काश मैं कोई एक आध सीरीज छोड़ देता, या एक आध कोई टूर्नामेंट छोड़ देता, या कोई सरे का आधा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देता, तो टाइम नहीं मिल पाया जितनी मुझे खिदमत करनी चाहिए थी, मैं खिदमत नहीं कर पाया और ये गम मुझे रहेगा। फोन पे मेरा कंटिन्यूसली फोन पे मेरा राब्ता रहता था, मैं इंग्लैंड बुला भी लेता था मगर वो भाग के वापस पाकिस्तान चली जाती थी, जाहिर है इंग्लैंड में वो क्या करती बेचारी, उनका दिन नहीं लगता था। और पाकिस्तान में मैं आता था तो क्रिकेट ही चल रही होती थी, आया शाम को देखा फिर निकल गया, आया देखा फिर निकल गया। मगर वो जो बचपन के दिन थे और जो उस तरह मैं उनकी सीने से सर लगा के, गोद में सर लगा के जून जुलाई की गर्मी में बैठ जाता था और मुझे नाच सुनाया करती थी, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज थी, उनको मेरा ख्याल है मोर देन 700 से ज्यादा नातें आती थी, हम पढ़ती थी, बहुत खूबसूरत आवाज थी, कुरान पढ़ती भी थी और मोहल्ले में खिला गुजर सिंह की बच्चियों को, आई थिंक उन्होंने कोई 250-300 बच्चियों को अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ाया होगा। शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, मगर मैं जितना टाइम देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया। आपके इस सवाल ने जो है मेरी एक ऐसी याद को जो है वो समझ, मेरी याद को जो है ना वो क्या कहे, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे पास टाइम होता तो मैं अपनी वालदा के बस सामने रहता और उनकी खिदमत करता, सकी भाई, वालदैन उनको देखता। आप जितना टाइम उनके साथ बिता रहे हैं ऐसा लगता है कि कम, मतलब आप जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वाकई कम है। बट उनकी दुआएं, और उनकी दुआएं जो कि आपको इतना सक्सेसफुल जिसने बनाया, मैं तो सोलली मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो पूरी दुनिया आपसे खुश है। और बाकी ये मैं एक्सपीरियंस। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये हदीस है एक, आप माँ की तरफ अगर आए तो जिसके लिए इंसान कोशिश कर रहा है कि मेरी जन्नत बन जाए वो कदमों तले है, माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी अल्लाह भी मिल गए, जन्नत भी मिल गई, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई अगर माँ बाप के करीब रहेंगे। सारे जितने भी बच्चे ये देखेंगे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दुनिया में आपका सबसे ज्यादा अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता है वो आपसे, वो आपके माँ बाप है। और पूरी दुनिया दावा करे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया दावा करे,
तो माँ की मोहब्बत का एक कतरा पूरी दुनिया की मोहब्बत से भारी हो जाएगा, और बाप की मोहब्बत का एक कतरा पूरी दुनिया की मोहब्बत से भारी हो जाएगा। माँ बाप की कदर करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। और माँ-बाप की वाक़ई कदर करनी चाहिए। अच्छा सकी भाई, अब थोड़ा-सा हम क्रिकेट की तरफ आते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। शुरू हुआ आपका करियर और शुरू होते ही आप गालिबन दूसरा टेस्ट खेल रहे थे, जिस वक़्त आपको नी इंजरी थी, आपका सिलसिला नी इंजरी से शुरू हुआ। सकी भाई, आज के भी ज़माने में मैं देखूँ, उस वक़्त भी मैं देखूँ, उस वक़्त तो खैर पीसीबी में मेडिकल स्टाफ होता ही नहीं था। अभी भी मैं बहुत सारे प्लेयर्स को उस तरीके से सफ़र करते हुए देखती हूँ, उस मेडिकल स्टाफ की कोताहियों की वजह से सफ़र करते हुए देखती हूँ। सबसे पहले तो आपके साथ क्या-क्या गुज़री उस नी इंजरी की वजह से? क्या हुआ? वो अचानक हो गया? और अगर अचानक हुआ तो उसके बाद उसको कैसे पैम्पर किया या किस तरह सही किया? कोई पीसीबी की तरफ से मेडिकल सपोर्ट आपको मिली कि नहीं मिली? और फिर आज के ज़माने में भी जो मेडिकल सपोर्ट है इस वक़्त पीसीबी के पास, उसके हवाले से? सिस्टर, ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। आई थिंक इससे बड़ा फायदा होगा नौजवानों को भी, और ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा पीसीबी को भी। मैं इंग्लैंड में समरसेट का कोच बना, हम लोग चले गए वेस्ट इंडीज कैरेबियन। पहले दिन लैंड हुए, वहां पे हमने ट्रेनिंग किया, बीच पे चले गए ट्रेनिंग के लिए, जो हमारा ट्रेनर था। तो एक लड़का ईसीबी की अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ था, और फिर बाद में वो टीम से बाहर हो गया। जब बीच पे पहुंचे, जाहिर है उसने अपनी टी शर्ट उतारी तो उसका पूरा जो सीना था वो चाक हुआ था। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या? कहने लगा मैं इंग्लैंड के अंडर 19 में सिलेक्ट हो गया था, मगर उन्होंने जब टेस्ट करवाए, हार्ट स्क्रीनिंग की, तो उन्होंने कहा जी इसका तो बाईपास होगा, तो जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाया अंडर 19 इंग्लैंड से। तो उसका बाईपास हुआ, बकायदा उसका पूरा सीना चाक हुआ था। फिर जाहिर है क्योंकि मैं कोच था, तो हम हर किसी के साथ बैठते हैं, अपडेट होते हैं कि भाई किस तरह सारी चीजों को देखा जा रहा है मेडिकल लाइन से, प्लेयर्स की फिटनेस ट्रेनिंग की एतबार से क्या क्या चीजें करनी बहुत जरूरी है। तो पता चला जी कि हर खिलाड़ी, हर कोच का पूरा टेस्ट होता है, जिसमें हार्ट स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग जो है वो सारा कुछ होती है। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जब मुझे नी इंजरी हुई थी, अब मैं आ रहा हूँ नी के ऊपर, जब मुझे नी इंजरी हुई थी तो मैंने पहली एमआरआई करवाई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी नी जो है उसके अंदर जो कार्टिलेज है वो थिन था, थिक नहीं था। तो वो जो थिन था, इंजरी हुई एक दफा इंजरी, और उसके बाद वो जो है ना कार्टिलेज बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम इंजरी के साथ वो रगड़ा और कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे, सारे कोचेस, ट्रेनर जितने भी थे, तो कहा गया कि भी देखो अल्लाह की तरफ से लोगों के, खिलाड़ियों के घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है। तो अगर पहले से ही अगर आपको पता चल जाए तो आप उसी के एतबार से अपनी टांगों की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो जो खिलाड़ी सिस्टम के अंदर आए, फौरन से पहले उनका पूरा मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए, हार्ट के एतबार से भी, जॉइंट्स के एतबार से भी, कितने कार्टिलेज थिक या थिन है, ताकि उसके मुताबिक जो है ना प्रिकॉशंस की जाए और शुरू से ही उनको ट्रेन किया जाए। तो मेरे कार्टिलेज जो थे ना वो थिन थे अनफॉर्चुनेटली। दूसरे टेस्ट मैच के बाद जब मेरा इंजरी का प्रॉब्लम हुआ, तो पीसीबी ने मुझे घर भेज दिया, और उन्होंने कहा जी बस जाओ आप अपने घर। ना किसी ने फोन उठाया, ना किसी ने 1 रुपया लगाया, और मैं घर आके बैठ के रोता रहा। जिस चीज के लिए मैंने सारी जिंदगी तपस्या की, भूखा सड़कों पे दौड़ता रहा, जूते हाथ में पकड़ के रनिंग करता था सड़कों पे, ट्रेनर लंडे से लेके आता था, लंडे बाजार से कपड़े खरीदता था सेकंड हैंड, और अपनी पॉकेट मनी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे क्रिकेट के ऊपर लगाता था, रोता था, धोता था, जिसके लिए सारी तपस्या की। एक मैच के बाद इंजरी हुई और मुझे घर भेज दिया गया, और मुझे कोई पूछ नहीं रहा। बहुत रोया मैं, यकीन करें मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। एनीवे फिर मुझे किसी पहलवान के पास ले गए मेरे वाले साहब, वो बेचारे, उनको भी पता नहीं था। वो पहलवान साहब घुटने के ऊपर खड़े हुए, उसने मेरा जो है ना एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट वो डैमेज किया खड़े हो गए। जैसे होता है ना, जैसे योगा में ऐसे आप बैठ जाते हैं चौंखड़ी मार के, जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे में बैठ गया और पहलवान साहब मेरे घुटने के ऊपर खड़े हो गया। उसका वजन भी 100+ था। जब वो खड़ा हुआ मेरी चीखें निकली, कहने लगा नहीं पुत्र, तेरा ज्वाइंट जो है ना वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगा कुछ तोड़ दिया आपने। रो रहा था, चीखें मार रहा था। बहरहाल वो उतरा, देखा तो घुटना इतना सूज गया। उसके बाद फिर मुझे किसी और ने एक डॉक्टर के पास भेजा, मैं नाम नहीं लूंगा। उस डॉक्टर के पास गए, उसने जनाब 1 हफ्ते में कोई 15-20 टीके लगा दिए, कॉर्टिसोन के इंजेक्शन लगे, और वो टीके लगा लगा के मैं खेला।
और मैं 95 से लेके 97 काउंटी खेलने से पहले तक टीके लगवाता रहा। पीसीबी की तरफ से कोई हमारे पास डॉक्टर नहीं था। एक मालशिया होता था, फिजियो भी कोई नहीं था। फिर डैन कीजल आया, आई थिंक प्रॉब्ली वो आया 96 के एंड 7 में आया। 97। उसने जब मेरी हालत देखी तो 96 97 में डैन कीजल आ गया था। पता नहीं था कि मुझे कौन सी एक्सरसाइजें करनी है, तो उसने मुझे एजुकेट किया। मगर उसने कहा कि वो अच्छा, वो मेरे पुराने घर में आया था एक दफा, जहां मैं पैदा हुआ, किला गुजर सिंह में। लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, उसने मेरे हालात देखे फाइनेंशियली कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है और स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंस करवाता था, मुझे एक्सरसाइज करवाता था और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेचेस बताता था और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाता रहा। फिर जब मैं काउंटी क्रिकेट खेला, वहां मैंने जब एमआरआई करवाई तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका तो ऑपरेशन होगा। फिर 98 मैंने पहले ऑपरेशन करवाए, फिर 99 वर्ल्ड कप के बाद फिर ऑपरेशन करवाए, फिर 2001-2 में फिर करवाए। फिर जब मैं आखिरी मैच खेला उससे पहले मैं बहुत इंजर्ड था, जबरदस्ती खिला दिया गया। इसके ऊपर आपके साथ कभी एक एपिसोड करेंगे बताने के लिए कि किस तरीके से जो है हमारा कैरियर एंड हुआ। लोग पूछते भी हैं और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल आप अभी बता सकते हैं, क्योंकि मैं वाकई ये पूछना चाहती हूँ। और क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि मैं स्कूल के टाइम से मैं आपको फॉलो कर रही थी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि आप लोग कराची में खेल रही थी तो पीसी में पूरी टीम रुकती थी, तो बहुत उस जमाने में बहुत इजी एक्सेस होता था। आप कॉल करके आप कह सकते थे कि हमें फलाने प्लेयर से बात करनी है, या आप जाके उनको कोई स्केच बना के दे सकते थे। तो इस तरह के बहुत बहुत आसान होता था आपको अप्रोच करना अपने स्टार्स को। तो मुझे सकी भाई, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर तो आपकी ये नी इंजरी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंडल की जाती, तो क्या हम जो वर्ल्ड क्लास एक बॉलर हमारे पास थे, हम उनका टेन्योर लंबा होते हुए देख सकते? डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं तो अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान से खेलता था, सॉरी टू से, उस जमाने में, अब तो चीजें काफी बेहतर हो चुकी हैं। उस जमाने में यकीन करें, एक तो आपने मैच खेलना है तो आपको पैसे मिलेंगे, आप मैच नहीं खेलेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये 2003 के बाद जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, 2004 के बाद, सॉरी 2004 में मैं आखिरी मैच खेला, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, पैसे मिलना शुरू हुए। उससे पहले आप खेलोगे तो पैसे मिलेंगे। तो मेरा जो पहला मैच था वनडे, आई थिंक गालबन उस वक्त जो फीस थी वनडे की वो 7,000 रुपए थी, और टेस्ट मैच की फीस जो थी वो 9,000 या 10,000 रुपए थी। और जब मैंने अपना कैरियर का आखिरी देखा, आप इसके ऊपर फाइंड आउट कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि 2003-4 में वनडे की क्या फीस थी और टेस्ट की क्या फीस थी। तो उस जमाने में ये होता था कि आपको मैच खेलना ही खेलना है पैसे कमाने के लिए, फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए। एक तो ये इशू था। दूसरा ये था कि आपके पास कोई भी ऐसा, या ना डॉक्टर था, ना न्यूट्रिशन था, ना ट्रेनर था, ना कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था, ना कोई ऐसा बंदा था, मेंटोर था जो आपके साथ बात करके आपको बताता कि ये भाई इस वक्त तुम्हें करना क्या है। इंजरी भी है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी है, फैमिली लुक आफ्टर भी कर रहे हो, तुम्हारा दिल क्या चाह रहा है, वो कोई एक प्लान बनाने वाला कोई साथ में नहीं था। तो खेलते रहे इसी तरह, दर्दे पेन किलर खा खा के, टीके लगवा लगवा के। उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि रेस्ट भी नहीं लिया, तो जो कैरियर था वो बहुत ही शॉर्टन हो गया। अगर मैनेज कर सकते अच्छे तरीके से और हमारे पास लोग होते जो सपोर्ट कर सकते, लुक आफ्टर कर सकते, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ, मैं अभी भी अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मेरा अभी भी दिल चाहता है क्रिकेट खेलने को। मैं कोचिंग में इस वजह से आया, हाँ मैं कोचिंग में इस वजह से आया कि मैं हमेशा कहता था मैं 2 दफा मरूंगा, 2 दफा मैं मरूंगा। लोग कहते थे वो कैसे, मैंने कहा एक दफा तब मरूंगा जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, जब मैं क्रिकेट से दूर चला जाऊंगा या क्रिकेट निकल जाएगी मेरे सिस्टम में से, तो समझो मैं मर गया। दूसरी दफा जब नेचुरल डेथ होगी, तो मैं अभी मरना नहीं चाहता, इस वजह से मैं क्रिकेट के अंदर अभी भी हूँ। कभी मैं ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर रहा हूँ, कभी न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, कभी वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अभी इंग्लैंड के साथ, तो अभी भी जो है कोचिंग के अंदर, क्रिकेट के अंदर हूँ, क्योंकि मरना नहीं चाहता। क्रिकेट इज माई पैशन, इट्स इन माई ब्लड, ये निकल नहीं रही। तो मैं अक्सर ख्वाब भी देखता हूँ कि मैं मैच खेल रहा हूँ। तो मैं अपनी वाइफ को कहता था कि अगर मेरे घुटने ठीक होते तो आज भी मैं खेल रहा था और मैं तुम लोगों को पीएसएल में खेलता नजर आता। अभी 2-3 साल पहले मैंने एमसीएल खेली थी, मास्टर्स चैंपियंस लीग, दुबई में हुई थी। मैं, वरिंदर सहवाग, मुरली शुरली, हम सब इकट्ठे खेले थे।
तो क्रिकेट जो है वो मैं अभी भी खेल रहा होता डेफिनेटली, और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद थी। जैसे दूसरे स्पिनर्स ने इतनी विकेटें ली, कोई ऐसे इसमें कोई मुगालता नहीं है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मेरी भी विकेटें उनके करीब होती हैं, शायद मैं उनसे ज्यादा ले जाता। मगर सकीब भाई, आप जब कहते हैं इस टाइम फ्रेम में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इस अब का एरा जो है वो बॉलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब का एरा जो है वो बैट्समैन डोमिनेटिंग हो गया है, बॉलर्स के लिए एक नाइटमेयर होता है आजकल के एरा में खेलना। इतने मोटे मोटे बल्ले हो गए हैं और बॉलर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती गई हैं। और जहां मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करती हूँ, और जिस तरह आईसीसी की 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, 50 डिग्री वाली, सेंटीग्रेड नहीं, 50 डिग्री वाली जो 15 डिग्री वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, उससे मुझे ये लगता है कि तो ऑफ स्पिन तो बिल्कुल डेड नहीं हो गई है इस वजह से। या फिर अगर मैं वो 15 डिग्री देखती हूँ, क्या क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रख के ऐसा लगता है कि दूसरा इलीगल हो जाता है? देखो, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है और बड़ा इन डिटेल इन डेप्थ में बात करने वाला है। स्पिनर्स की जो अभी तक जो सोच है, अभी इवन लेग स्पिनर भी है ना, वो उस क्लास का लेग स्पिनर नजर नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे 4 साल हो गए मुझे इंग्लैंड से आया हुआ, मैं ग्राउंड्स में जाता हूँ, लाहौर में, इधर कराची में कोई क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। अगर कोई मैच हो भी रहा होता है तो 25 ओवर का, 20 ओवर का होता है। लॉन्गर वर्जन खत्म होगी, सफेद गेंद और किट्टे कलर, और जनाब वो खेल रहे होते हैं। आप जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। अच्छा, जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, आपका दिल बड़ा नहीं होगा, आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, आप टेक्निकली शातिर नहीं होंगे जब तक आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब हर कोई शॉर्ट एंड शार्प, जब थोड़ा खेला और फौरन आ जाए। अब मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ता है, मोइन खान का बेटा जो है उसमें मुझे टैलेंट नजर आया, मगर कभी किसी ने कहा जी ये सिर्फ T20 का प्लेयर है, और गालिबन मोइन खान ने भी कहा कि मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है। T20 क्रिकेट खेलेगा बस इसी तरह मार धाड़ कर लेगा तो खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट शॉर्टर वर्जन भी खेलनी है तो आपको लॉन्गर वर्जन खेल के आना चाहिए शॉर्टर वर्जन में, क्योंकि आप बड़ी क्रिकेट खेल के आएंगे, लंबी क्रिकेट खेल के आएंगे तो सारी चीजें कवर अप कर देंगे। इसकी सिंपल सी मिसाल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो नोट है पैसों का, वो गालिबन 5,000 रुपए वाला है। ऐसे ही है, मेरा ख्याल है 5,000 का नोट है। 5,000 के नोट के अंदर 1,000 वाला नोट भी है, 500 वाला नोट भी है, 100 वाला भी है और 1 रुपए वाला भी है। मगर 1 रुपए में 5,000 नहीं आएंगे, 1 रुपए में 5,000 नहीं आएंगे, 100 में 5,000 नहीं आएंगे, 5,000 500 में 5,000 नहीं आएंगे। बड़ी क्रिकेट लॉन्गर वर्जन खेलेंगे, T20 बीच में आ जाएगी, वनडे क्रिकेट बीच में आ जाएगी, T10 भी बीच में आ जाएगी। जब आप बड़ी क्रिकेट खेलेंगे, आप बड़ी क्रिकेट को छोड़ देंगे तो आप T20 तो T20 ही रहेंगे, आपको कुछ और आएगा नहीं। अब जितने भी स्पिनर हैं वो बचने वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, पकड़ने वाली नहीं खेल रहे। पकड़ना कैसे है बैट्समैन को, उसको ट्रैप कैसे करना है, जाल कैसे फैलाना है, चूहे को पकड़ना है, शेर को पकड़ना है, हाथी को पकड़ना है, सांप को पकड़ना है। डिफरेंट जाल फैलाए जाते हैं, डिफरेंट टेक्टिक्स है। और ये आपको तभी आएगा जब आपको जाल लगाने के लिए आपको टाइम होगा इनफ। बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तब जाके आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होगी। तो अब क्योंकि शॉर्टर वर्जन है तो जनाब हर कोई बचने वाली क्रिकेट खेल रहा है और स्किल्स वो आ ही नहीं रही। ये तो एक बात हो गई। बाकी जब से ये छाप लगी, दूसरा कर नहीं सकते, क्योंकि जब आपने कॉपी करनी तो आपने कॉपी पूरी सही करेंगे तो आपको सही फायदा होगा। जब आप कॉपी पूरी नहीं कर पाएंगे तो बीच में जाहिर है एरर्स रह जाएंगे, फ्लॉज रह जाएंगे, जो कि बाद में इश्यूज बन जाएंगे। मेरा दावा है, और मैंने बड़े, अब तो खैर अब मेरी एज ऐसी हो गई है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं और उनको बताऊं, एजुकेट करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली, ग्रिप का सही होना। 2, टेक्निक का सही होना। 3, आपके सही मसल्स का डेवलप होना। और 4, आपने अर्ली एज में सीखना, इस सारी चीजों को अर्ली एज में सीखना है। और आपको बॉडी के मैकेनिज्म का सही पता होना, कौन कौन सी चीज को लॉक करना है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से मसल्स बनाने पड़ेंगे। जब ये चीजें कर लेंगे, डेफिनेट शोल्डर, पाँव, फ्रंट फुट, हिप रोटेशन, बहुत सारी चीजें हैं। अलाइनमेंट क्या होगी, रन अप कैसा होना होगा, इसके लिए रन अप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि रन अप कैसा होगा, रिदमिक होगा या थोड़ा सा, कई लोग पॉज ले लेते हैं, पॉज कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा करने के लिए हवा की सिमत किस तरफ होनी चाहिए, हवा को भी देखना पड़ेगा आपको।
तो अगर हवा मुखालिफ चल रही है, आपके अगेंस्ट चल रही है, तो आपको दूसरा करने के लिए आपका रनअप चेंज करना पड़ेगा, आपको मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, आपको रिदम चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि आप दूसरा कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं है जो इस गुर के ऊपर किसी को थॉरली एजुकेट कर सके और पास ऑन कर सके। क्यों क्यों नहीं है? आप हैं, आप क्यों नहीं है? मतलब अगर मैं देखती हूँ कि ऑफ स्पिनर्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। सकी भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ, आई डोंट सी एनी ऑफ स्पिनर्स कमिंग इन। थे सईद अजमल को आपने भी, जब जिस वक्त उनको बैन लगा उस वक्त आपने भी थोड़ी सी ट्वीकिंग की उनकी, मगर ही डिड नॉट कम बैक एज दैट अटैकिंग जिस तरह वो थे, जिस चीज के लिए वो मशहूर थे। मतलब उसके बाद से मैं ये देखती हूँ कि ऑफ स्पिन तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गायब हो गए। सईद अजमल के बाद से तो पूरे मुल्क में आई थिंक हर किसी के जहन में ये बैठ गया कि अब आप ऑफ स्पिन को भूल जाए। अच्छा, सईद अजमल का ये था कि मेरी सईद अजमल से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उसको ये कहा, सईद अजमल को भी पता है हमने कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 30-35 एक्सपेरिमेंट किए होंगे और हमने हर चीज को तोड़ मरोड़ किया था, रन अप चेंज किया, फॉलो थ्रू चेंज किया, एक्शन चेंज किया। देखें, अगर आपकी उंगली ऐसे है गेंद के ऊपर और आपने थोड़ी सी भी टेढ़ी करनी है ना, तो ये थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करने के लिए आपका पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। फिर उस मसल को डेवलप करने के लिए इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट ओवरनाइट कि आपने एक ही हफ्ते में कर लिया और शुरू हो गया शुरू। अगर आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हो और वो आपके सिस्टम में आ गई और आपने उसको करना शुरू कर दिया, तो आपकी दूसरी चीजें जो है वो खोनी शुरू हो सकती है। तो आपने उनको भी पकड़ना है, इनको भी पकड़ना है। तो इसकी तो बहुत मेजर सर्जरी हुई थी सईद अजमल की। सईद अजमल को भी पता है, हमने 30 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। मैं समझता हूँ बहुत ही स्किलफुल बॉलर था ये, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था ये। जो जो चीज हमने एक्सपेरिमेंट किया वो फौरन पिक करता था। पाँव हो गए, रन अप हो गए, अलाइनमेंट हो गई, बॉलिंग आर्म, गाइडिंग आर्म, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने वो की, वो उसी वक्त पकड़ता था, पिक करता था। करते करते जब ये सारी चीजें आ गई तो मैंने इसको भी कहा, पीसीबी को भी कहा, मैंने कहा देखो जी, पहले तो डायग्नोज करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। लोग देखे हैं प्रॉब्लम एल्बो में है, मगर ये प्रॉब्लम सबसे पहले दिमाग में आती है, फिर ये हो सकता है पाँव में होती है, फिर ये हो सकता है हिप में है, फिर ये हो सकता है शोल्डर में है, जो नजर आपको एल्बो में आ रही है। तो हर चीज देखे ना, मेरी बच्ची अगर बीमार है, रो रही है, मेरे दिल में दर्द है बच्ची की वजह से, तो मैं बच्ची मेरी खुश हो जाएगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह एल्बो में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहीं और है, दिमाग में हो सकती है, दिल में हो सकती है, पाँव में हो सकती है, हिप में हो सकती है, पॉज कर रहा है, बॉडी गिर रही है, बहुत सारी चीजें। तो आप हर चीज को छानबीन करते हो। तो मैंने पीसीबी को भी कहा, सईद अजमल को भी कहा, मैंने कहा देखें ये जो मेजर सर्जरी हुई है इसकी, ये एक्शन बन गया, इसको पता चल गया, अब ये दोनों चीजें कर सकता है, तीनों चीजें यानी क्लियर हुई है, ऑफ स्पिन भी, दूसरा भी और आर्म बॉल भी, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने कहा अब इसके बाद काम आता है रिहैब का। रिहैब का एक प्रोसीजर है, कम से कम 4-5 महीने लगते हैं। रिहैब होता प्रॉपर तरीके से, इसका जिस्म, इसका एक्शन, इसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती, मैकेनिज्म और ज्यादा इसके सिस्टम में आ जाता। मेंटल सबसे ज्यादा जरूरी था कि मेंटली स्ट्रांग होते वो रिहैब टाइम। जी, फिर ये सारा जब रिहैब कर लेते हैं, फिर इसको मैच खिलाते हैं और उस मैच में इसका एक नया गेम प्लान बनता, क्योंकि अब इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो चुकी थी, इसकी पेस चेंज हो चुकी थी, इसकी फिलॉसफी चेंज हो चुकी थी, इसका वे ऑफ टेकिंग विकेट्स चेंज हो चुका था। तो अब इसको इसकी नया एक प्लान एग्जीक्यूट करता, उसके बाद वो मैच खेलता, वहां से फिर इसका एक नया प्लान बनता, इसका नया क्या कहते हैं, इसको नया एक गेम प्लान मिलता, एक नया बिलीफ बनता डिफरेंट तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कहा टीम में जाता, वो जैसे ही क्लियर किया, इसने भी खप डाल दी, पीसीबी ने भी खप डाल दी। मैंने उसको कहा था सईद अजमल को, मैंने कहा सईद अजमल अभी मेरी जान देख, मैं तेरे से सीनियर भी हूँ, तेरा बड़ा भाई भी हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम ले लेगा, पीसीबी को भी मैंने ईमेल कर दी थी, मैंने कहा अगर तू थोड़ा सा टाइम ले लेगा तो तू थोड़ा ज्यादा खेल जाएगा, वरना छुरी जो है ना वो तेरी गर्दन पे इधर हाँ, किसी वक्त भी जो है ना वैसे तेरा खात्मा हो जाएगा। वही हुआ, बेचारा थोड़ा जल्दी कर गया, फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ 4 से 5 हफ्ते में उसके साथ रहा, 6 हफ्ते मेरा ख्याल है, हाँ 6 हफ्ते साथ रहा।
और 6 हफ्ते तो हम काम करते रहे। जब वो क्लियर कर लिया उसके बाद टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं इंग्लैंड चला गया, वो इधर आ गया। मैं इसको कहता रहा, अगर मैं इसके पास होता मैं इसको कहता थोड़ा सा सब्र कर। 4 महीने लगा के इस मैकेनिज्म को और ज्यादा अपने सिस्टम में ले आ, फीलिंग डेवलप कर ले, मसल्स बना ले, और फिर मैच खेल के क्लब में अपने डिपार्टमेंट में एक नया प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर 8, 10, 15, 20 दफा, और फिर जनाब परफॉर्मेंस देके सीधा पाकिस्तान टीम में आओ, फिर 4, 5, 6, 8 साल फिर एंजॉय कर। मगर वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं उसको कन्विंस कर सकता। बट सकी भाई, आपको लगता है कि आईसीसी को भी थोड़ा सा ये जो 15 डिग्री वाला रूल है इसको लीनियंट करना चाहिए? बिकॉज जिस तेजी से हम ऑप्शन देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो रिस्ट्रिक्शन हुई है इसकी वजह से इम्पैक्ट आया है इतना बड़ा? 15 डिग्री तो बहुत ही थोड़ा है, और 15 डिग्री मैं दावे से कह सकता हूं हर कोई 15 डिग्री का जो है ना उससे बाहर निकल जाता होगा। जब भी आपने तेज गेंद करना है तो आप 15 डिग्री से बाहर निकलेंगे। जब भी आपने ट्रैजेक्टरी तेज करनी है, पेस बढ़ानी है, आप 15 डिग्री से निकलेंगे। आपको मैं 15 डिग्री की एक मिसाल देता हूं। देखिए मेरे पास सामने वॉल क्लॉक है, 12 और 1 के बीच में 4 डॉट होते हैं, 12 और 1, ये 12 है और ये 1 है, इसके बीच में 4 डॉट है, 1, 2, 3, 4 और 5वां जो है ना वो 1, 12, 1। तो ये जो 4 डॉट है 2.5 यानी 2.5 जो डॉट है ये 15 डिग्री है। बहुत मुश्किल है, ये इतना मिनिमम है। हाँ, इतना मिनिमम है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर आप रिलैक्स भी खड़े हैं ना तो आप फिर भी रिलैक्स, आपके बाजू ऐसे हैं तो वो कम से कम मेरा ख्याल है कोई 20-25 डिग्री का बैंड इसके अंदर होगा। तो फिर आगे आ जाता है नेक्स्ट। बीच में एक दफा बात भी हुई थी थोड़ी सी कि ये अपील आईसीसी को भेजनी चाहिए कि ये 15 डिग्री के रूल को लीनियंट करना चाहिए जी, मैंने 17 से 18 तक ले जाए। जी, मैंने इनको ईमेल की थी, पीसीबी को भी मैंने कहा आप आईसीसी से बात करें क्योंकि दिस इज नॉट माय डोमेन। एंड आई थिंक मैंने किसको कांट रिमेंबर, मैंने जब ईमेल की थी उनको मैंने कहा आप पूछें कि ये जो 15 डिग्री है ये किसके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। लाइक इंग्लिश लोगों की बॉडी डिफरेंट है, कैरिबियन की डिफरेंट है, एशियन की डिफरेंट है। हमारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स के अंदर, या कैरी एंगल चल रहे होते हैं, या जो हमारे बाजू हैं उनके बाजू में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने कहा क्या कितने एशियन लोगों के ऊपर रिसर्च करके 15 डिग्री को निकाला था इन्होंने। तो आई थिंक प्रॉब्ली मेरा ये मानना है कि 25 डिग्री से जब ऊपर जाता है ना फिर जाके आईसीसी पकड़ती है, और आंख को थोड़ा ऑब्वियस लगता है जो 25 डिग्री से ऊपर जाता है, ये मेरा मानना है। आई थिंक 25 डिग्री से जब नीचे होता है तो आईसीसी हाथ नहीं लगाती। सॉरी, ये कोई कॉल शुरू कर दी है किसी ने, 1 मिनट। कोई बात नहीं, सॉरी, किसी की कॉल आ गई थी। अच्छा, 25 डिग्री से ऊपर जाता है तो आई थिंक आंख को थोड़ा ऑब्वियस लगता है, और उससे नीचे मेरा ख्याल है आईसीसी हाथ लगाती नहीं है। ये मेरी आप समझ लें ऑब्जर्वेशन है या मेरी एक सोच है। तो आई थिंक इनको 25 डिग्री से नीचे आप 24, 25 डिग्री चलो इसका ध्यान लीवे देना चाहिए, मगर रिसर्च पूरी करें हर किसी के ऊपर, कैरिबियन, इंग्लिश, एशियन, सबकी बॉडी, सबके कैरी एंगल, बाजुओं को देख के फिर जो नेचुरल बैंड है उसको बीच में से निकालें, फिर देखना चाहिए। बहरहाल इट्स क्वाइट ट्रिकी, बट आईसीसी शुड बी अपडेटेड रिगार्डिंग दिस। बिल्कुल, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है उनके सबका सैंपल साइज होना चाहिए जिसपे ये रूल आके बने, क्योंकि सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी अगर आपकी और इंडिया की एक बात करूं, आप जब खेले इंडिया के खिलाफ, आपकी और सचिन तेंदुलकर की राइवलरी की बात करूं तो सकलैन भाई इसके हवाले से क्या कहें? देखिए, जब भी इंडिया की बात आती है, और जाहिर हमारे जमाने में सचिन बहुत बड़ा नाम था, हमारे ड्रेसिंग रूम में भी यही बातें चलती थी, जिसने इसको आउट कर लिया उसका बड़ा नाम हो जाएगा। हर कोई यही कहता था। जाहिर है फिर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप अच्छा करना चाहते हो, और अच्छे से भी बहुत अच्छा करना चाहते हो। यू वांट टू डू द बेस्ट, नॉट जस्ट गुड। तो मेरी दिल की भी नियत यही होती थी, मैं कहता था यार इसको आउट करेंगे तो फिर पता चलेगा सकलैन तुम्हारी कोई स्किल्स हैं, यानी बेंचमार्क जो है दुनिया का बेस्ट प्लेयर जो है उसको टारगेट बनाया जाता था। तो मैंने इसको भी बनाया हुआ था, ब्रायन लारा को भी बनाता था, स्टीव ऑस्ट्रेलिया से था। तो उस जमाने में लकीली हमारी काफी क्रिकेट हुई,
शारजा में हुई, सिंगापुर गए, कनाडा गए, इंडिया में गए, पाकिस्तान में आए, तो उसको बॉलिंग करने में मजा तो आता था, मगर वो भी मजा चखाता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस आप मजा लो और मजा लेके चले जाओ। हाँ, अर्ली ऑन मैंने मजा चखा बड़ा, यानी आते ही सिंगापुर में पहले ही ओवर में आउट हो गया, चेन्नई टेस्ट मैच में भी पहली गेंद पे आउट कर दिया, मगर उसके बाद उसने फिर मजा चखाया भी कि अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। फिर मुल्तान टेस्ट मैच में इसने मुझे मजा चखाया, तो मजा बड़ा आता था। बड़े खिलाड़ी के साथ खेलने का मजा आता है, वो आपको सिखा बहुत कुछ जाता है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्पिनर्स कि अगर आपने बड़े खिलाड़ी बनना है, बड़े बॉलर बनना है, तो आपको बड़े बैट्समैनों को चैलेंज करना पड़ेगा और बड़े बैट्समैनों के खिलाफ खेलना पड़ेगा इन अ लॉन्गर वर्जन, नॉट इन अ शॉर्टर वर्जन। शॉर्टर वर्जन में कोई भी किसी को आउट कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें अगर आप कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना T20 में, तो आपको टेक्निकल इतने फॉल्ट नजर आ रहे होते हैं बैट्समैन में। अगर आपकी आंख फॉल्ट देखने वाली है ना, तो मैं दावे से कह सकता हूं आप बहुत डोमिनेट करेंगे। हम लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है भाई, T20 शॉर्ट बाउंड्रीज, फ्लैट पिचेस, रूल सारे फेवर कर रहे हैं बैट्समैन को और बहुत मोटे बैट, मगर वो ये नहीं देख पा रहे कि बैट्समैन कितने ब्लंडर्स कर रहा है, कितने फॉल्ट है इसके अंदर, आप उसको आउट कर सकते हैं। वो स्किल डेवलप नहीं कर रहा, वो सिर्फ बचने के लिए लगा हुआ। अगर उसको आउट करना आ जाए ना, तो यकीन करें वो बैट्समैन को मुसीबत डाल दे। तो आपने बात तो सचिन की थी, मुझे उसको आउट करने में मजा भी आता था और वो मजा चिखाता भी था। अच्छा, ये तो सचिन देखें, सचिन वाज अ ब्रांड एट दैट टाइम, अभी भी ब्रांड है। तो सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, मगर उसी 11 में, उसी इंडिया के स्क्वाड में अगर मैं बात करूं, और कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको बॉलिंग करते हुए डर भी लगता था और मजा भी आता था कि अगर इसकी विकेट गिर जाए? देखिए, अल्लाह का शुक्र ये रहा कि मैं डरा कभी नहीं, कोई भी आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। आई थिंक ये मेरा प्लस पॉइंट था। और इस प्लस पॉइंट की मैं आपको एक वजह बताता हूँ। मेरी वालदा मेरे लिए दुआ किया करती थी, और मुझे यकीन करें, मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, मेरी वालदा कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे का दिल और दिमाग मजबूत रखी। वो हमेशा ये दुआ करती थी। तो इसकी वजह से मैं डरता नहीं था, मगर मैं जाहिर है तैयारी पूरी करता था, एफर्ट पूरी लगाता था। और बैट्समैन को मुझे पता होता था कि यार ये बड़ा खिलाड़ी, ये मुसीबत डालेगा, मुझे भी पूरी तैयारी करके आना है। तो डरने वाला एलिमेंट मेरे अंदर इतना नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत बंदा हर सोचता है यार फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, बेइज्जती होगी, मगर एक डरने वाला जो एलिमेंट है ना, वो नहीं था। मगर शर्मिंदगी, नदामत, ये एलिमेंट आ जाता था। इसी वजह से कई ऐसे मैचेस थे कि डेथ में ओवर किए, कभी रिजल्ट हमारी फेवर में आया, कभी हमारी फेवर से निकल गया। लॉर्ड्स में शाहिद अफरीदी ने जो कैच किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, शोएब मलिक की जो आपस में टक्कर लगी, प्रेस्कोथिक ने 100 बनाया हुआ था, आई थिंक लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए थे, मैंने 3 आउट किए और हम मैच जीत गए। फिर इसी तरह ये चेन्नई टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में 29 फॉर 5 मैंने आउट किए, वो भी लास्ट ओवर चल रहे थे। तो डरने वाला नहीं था, मगर ये एलिमेंट था कि हाँ ये प्लेयर अच्छा है, तगड़ा है, इसको पूरी तैयारी करके आना है। उसमें राहुल द्रविड़ था और अजहरुद्दीन और गंगुली, ये ऐसे प्लेयर थे कि ये आपको थोड़ा नहीं बल्कि काफी टफ टाइम देते थे। ये भी मजा चखाते थे, मगर मैंने भी इनको मजा चखाया हुआ। अच्छा, आपने द्रविड़, गंगुली इनको मेंशन किया, ऐसा क्यों है सकी भाई? जब हम अब इंडिया में देखते हैं आपको द्रविड़, गंगुली, रवि शास्त्री, ये सब दिखते हैं इंडियन क्रिकेट चलाते हुए, पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्यों सकलैन मुश्ताक नहीं दिखते? क्यों यूनुस खान नहीं दिखते पाकिस्तान क्रिकेट चलाते हुए? चलाना चाहिए, मेरा मानना है। आई थिंक कि ये नई जो टीम आई है, आई थिंक प्रॉब्ली ये कुछ करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा एक सिस्टम चल रहा था, उसको उन्होंने बिल्कुल रिवैम्प करने की कोशिश की जा रही है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है। तो आई थिंक you need a lot of guts for that, and you need a lot of information and knowledge to actually revamp the whole system. लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, मगर ये कुछ करना चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ कर रहे हैं। तो आई एम श्योर, अभी देखें कि आप इस सिस्टम के अंदर लोग कह रहे हैं, मिसबा की बात है, दैट इज अनदर एपिसोड, आई थिंक प्रॉब्ली वी विल डू दैट सम अदर टाइम। मिसबाह हक को उन्होंने एक रोल दिया,
लोग कह रहे, कुछ नेगेटिव बातें भी आ रही है, कुछ पॉजिटिव बातें भी आ रही है, बट मैं हर चीज को तीन रोल, तीन एक रोल, हाँ तीन रोल इसमें कुछ इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो, जब कभी कोई डिसीजन ले लिया जाए ना, या किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, मेरी अपनी सोच ये होती है कि उसमें से आप पॉजिटिव आप सोचना शुरू कर दो। एक थी मोती जो नेगेटिव सोचती है, उनको सोचते रहना चाहिए, हो सकता है उनके नेगेटिव आपको पॉजिटिव करने में मदद दे। मेरा ये मानना है कि मिसबा को जो 3 रोल दे दिए गए, मैं अगर मिसबा की जगह पे होता तो मैं कभी 3 रोल लेता ना, मैं ना लेता। अब क्योंकि उसको दे दिए गए हैं, उसको जिम्मेदार बना दिया गया है और वो समझा जा रहा है कि वो कर सकता है, तो अब इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि करे। अगर वो नहीं कर सकता तो वो किसी वक्त भी कह सकता है, या किसी भी कह सकती लाएअमल कि भाई ये चीजें नहीं चल सकती, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि होता ऐसे ही है, आप बैटिंग करने के लिए गए, बॉलर आपको चौका दे ही नहीं रहा, तो आप जबरदस्ती मारने जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए अपनी प्लानिंग चेंज कर लेंगे, आप टैक्टिक्स चेंज कर लेंगे। हमारी क्रिकेट बताती है horses for courses, you need to actually adjust yourself, adapt yourself, cope with the situation। तो आपने ये सारी चीजें करनी है। तो आई थिंक अगर 3 रोल दे दिए गए, मैं होता मैं नहीं करता। कितनी देर तक कर सकता है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कोई पॉजिटिव्स आ रहा है तो सराहो, नहीं आ रहा तो चेंज कर दो। आंख जो है ना, ये 2 आंखें अल्लाह ने जो दी है, एक आंख से अगले की अच्छाई देखनी चाहिए और दूसरी आंख से अपनी बुराई देखनी चाहिए, तो फिर इंसान तरक्की करेगा। अगर दोनों आंखें दूसरे पे लगा के उसकी बुराइयां देखते जाएं और अपना कुछ ना देखें, तो ना अपनी तरक्की होगी ना उसका फायदा होगा, वो भी कंफ्यूज खुद भी गए। आपने इतनी कोचिंग की है, दुनिया भर में अलग अलग टीम्स को आपने कोच किया है, एक कोच के साथ जो रिलेशनशिप एक प्लेयर का होता है, क्या वो एक चीफ सिलेक्टर के साथ भी हो सकता है? और जब एक कोच एक चीफ सिलेक्टर भी बन जाए, तो आपको नहीं लगता प्लेयर्स थोड़ा सा खिंच जाते हैं वापस पीछे? देखें, बाहर तो ये कुछ सोच भी नहीं सकता ऐसा, बाहर कोई नहीं सोच सकता, इंग्लैंड नहीं सोच सकता। नहीं, इंग्लैंड के सिस्टम में मैं 3.5 साल काम किया, वर्ल्ड कप हम लोग जीत के आए। हमारे पास हेड कोच है, ठीक, हमारे पास असिस्टेंट कोच था, फिर हमारे पास बॉलिंग कंसल्टेंट फुल टाइम था, स्पिन कोच था, बैटिंग कोच था, अब यानी फील्डिंग कोच भी था। तो हमारे पास 4 स्पेशलिस्ट कोच थे और 2 एक्स्ट्रा कोच थे, एक हेड कोच, एक असिस्टेंट कोच। फिर हमारे पास एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था, जो प्लेयर्स के साथ भी बात कर रहा था और कोचेस के साथ भी बात कर रहा था कि कोई भी नेगेटिव ना हो, हर किसी को वो पंप करता था, एनर्जी देता था। तो कोचेस ने भी डिसीजंस लेने होते हैं, कोचेस ने भी जब कोचिंग करनी होती है, उनको भी एप्रिसिएशन चाहिए होती है, वो भी डाउट्स में आ जाता है, क्या आया, मैं ठीक कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा। अगर खिलाड़ी किसी की फॉर्म नहीं लगी हुई और वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया या मेंटल फॉल्ट आ गया, तो जो स्पेशलिस्ट कोच है वो उसके साथ काम कर रहा है सीरीज के दौरान, तो वो भी असरअंदाज हो सकता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट दोनों को पंप करके उठा रहा होता है। फिर सारी क्रिकेटिंग कल्चर और फिलॉसफी चल रही होती है सबके सामने। तो ये बाहर की बातें मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर 92 वर्ल्ड कप जीते, एक कोच था जो मैनेजर भी था, इंतखाब आलम साहब, कैप्टन था इमरान खान। तो इंतखाब आलम की भी नहीं चलती थी जहां तक मैंने सुना, वो कोच भी थे, मैनेजर भी थे, मगर वो क्या जी, फील्डिंग करवा के साइड में बैठ जाते थे। इमरान खान साहब खुद ही टीम बनाते थे, खुद ही स्ट्रेटेजी होती थी, खुद ही बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर लिया जाता था और सारी चीजें चल जाती थी। तो वो अपने उससे चला लिया। यूनुस खान कैप्टन बना, तो मैंने सुना यूनुस खान ने भी वही कुछ किया और वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए। तो हमारा सिस्टम डिफरेंट है, हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते, हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना एक अंदाज है और हमारी अपनी एक तर्ज है। तो इसको चेंज करने के लिए तो बचपन से ही कोई ऐसे टीके लगाने पड़ेंगे कि वो सिस्टमैटिक बच्चा हो जाए। मैं अपनी वाइफ से अक्सर कहता था, मेरे बच्चे, हालांकि मेरी वाइफ शी इज फ्रॉम लंदन, सारी जिंदगी वहां रही, पली बड़ी, पढ़ा सारा कुछ। जब हम लोग किसी टूर्स पे जाते थे काउंटीज के, और हम लोग सारी सबकी वाइफ जो आके खाने में बैठते थे, तो उन सब के बच्चे बैठते थे, उनको एक अपना पोर्शन मिलता था, एक प्लेट वो ऑर्डर करते थे, चिकन एंड चिप्स और फिश एंड चिप्स और व्हाटएवर, लजानिया, पास्ता आता था, नूडल्स वेडल्स, ये वो।
और हमारे बच्चे बैठते थे, वो बड़े मजे से खाते थे, क्वेश्चन करते थे, बातें होती थी, हमारा बच्चे जो है वो चीखे मारते थे और उसका चम्मच हमारे इधर भी आ रहा है, हमारा चम्मच इधर भी आ रहा है। मेरी वाइफ सुन रही है और मुझे जो है ना वो डांट रही है अभी। इट वाज लाइक दैट माय डियर नाउ। तो अभी 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 आप ये देखो, आप बाहर चले जाओ तो सड़क के ऊपर कोई भी किसी को रास्ता नहीं देता, कोई लाइन में खड़ा ही नहीं होता, जिसकी मर्जी जो मर्जी का बिल जमा कराने चले जाओ वहां पे, सब्जी लेने चले जाओ वहां पे। तो हम लोग ऐसे ही हैं। तो एक बंदा 4 काम भी कर लेगा, एक बंदा एक काम भी नहीं करेगा, ये भी चलता है। तो मैं क्योंकि शायद मेरा ख्याल है मैं 2000 जब शादी हुई 98 से, जब से मुझे उम्र कैद बा मुशक्कत हुई, तो मैं 98 से मैं कैद हो गया लंदन में। मैं आता था खेलने के लिए, वापस चला जाता था। तो मैं तकरीबन 18 साल कैद बा मुशक्कत उस मुल्क में रही, उनके साथ खेला, 12 13 14 साल काउंटी। तो मेरा ये मिजाज बन चुका है, मुझे अगर पीसीबी कहता तो मैं कहता मैं सिर्फ एक रोल लूंगा, उससे ज्यादा रोल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इसी में अपने आप को खपाना चाहता हूँ। बट मिसबा क्योंकि इसी सिस्टम से है, दुआ है अल्लाह करे ये इस सिस्टम को समझ जाए। अगर नहीं कर पाता तो आई थिंक ही इज क्वाइट ऑनेस्ट पर्सन। मेरी उसके साथ इतनी ज्यादा गपशप नहीं है, बट बाय द लुक एंड जो सुनना है, ही इज क्वाइट ऑनेस्ट पर्सन। वो कह देगा कि भी मेरे से ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, ये कोई और इसको रोल दे दो, कट फॉर रोल सिस्टम शायद वो ले आए। बट आई थिंक टाइम की उस वक्त और फाइनेंस की कुछ इस तरह कोई मेरा ख्याल है इशू होगा, जिसकी वजह से पीसीबी ने ये लाएअमल किया। बट आई थिंक फ्यूचर में देखेंगे जाके आगे क्या होता है। अच्छा सकी भाई, आपने ब्रिटेन की बात की, 2007 में आप क्या अब एलिजिबल हो गए थे कि आपको इंग्लिश टीम पिक कर सकते थे? मैं तो टीम के अंदर आने वाला था, मेरी तो चीफ सिलेक्टर से बात हुई, सरे में आया, मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ। उसके कहने पे मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया। मेरे पास वो था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, लाइफ इन द यूके, नो जो वीजा मिलता है, परमानेंट रेजिडेंट। हाँ, परमानेंट रेजिडेंसी तो थी, पासपोर्ट में नहीं मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो जब ये नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, तो मेरे पास चीफ सिलेक्टर आया और उसने कहा वी आर वेरी सीरियस एंड वी आर लुकिंग फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ नेशनल टीम। मैंने कहा मुझे सोचने का मौका दो। फिर मैंने एक हफ्ता दोस्तों से बात की, आके सारा मशवरा किया, फिर मैंने उससे दोबारा मीटिंग हुई, मैंने उसको कहा, फिर ओवल आया वो बंदा चीफ सिलेक्टर, मैंने उसको कहा हाँ मैं रेडी हूँ जब आप मुझे कॉल करेंगे। बट मेरे से एक गलती हो गई, वो आईसीएल वाले मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने फिर यारी दोस्ती में इंसान जो है ना वो बाजुकात फैसले इमोशनली कर जाता है। तो जब मैंने देखा यार इंजी भाई भी है, मोइन खान है और सारे खिलाड़ी है, गपशप लगेगी, मजा आएगा इंग्लैंड से, मुझे नहीं पता था कि ये बाद में ये रेबल लीग हो जाएगी और इस तरह होगा। तो मैंने वो साइन कर लिया। बाद में जब साइन करके मैं खेल गया तो उन्होंने कहा ये रेबल लीग है। अब मैं सोचूं, मैंने कहा मैं करूं तो क्या करूं। फिर उनका स्टांस थोड़ा सा चेंज हो गया इस आईसीएल की वजह से, कि आगे पता नहीं क्या चीजें खुलेंगी, क्या आईसीसी की पॉलिसी आएगी या बीसीसीआई क्या कहेगी। उनका स्टांस थोड़ा सा चेंज हुआ, मैंने उनकी तरफ से सुना ही नहीं और फिर मैं अपनी लाइफ को आईसीएल के मुताबिक प्लान करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो अगर आईसीएल में उसी वक्त उनके पास जाता और छोड़ता तो मैं इंग्लैंड से कम से कम 40-50 टेस्ट खेल जाता, क्योंकि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर लिहाज से आपकी लुक आफ्टर करती है और नॉट जस्ट कि भाई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती, मगर आप क्रिकेट एंजॉय करते हैं क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, कोई किसी की डोमेन में कूदता नहीं है और हर बंदा प्रॉपर तरीके से काम करता है। वो तो जैसे लुक आफ्टर रिग्रेट है आपकी जिंदगी का, वो एक रिग्रेट है आप कह सकती है, वो कह सकती है। मुझे पता है पाकिस्तान के जो पेट्रोटिक जो सो कॉल्ड जो कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं जी देखो जी गद्दारी कर दी पाकिस्तान से। असल में ये ऐसा है नहीं है। इट्स अ गेम, इट्स अ गेम को गेम समझना चाहिए, इसमें कोई गद्दारी वाला कोई एलिमेंट नहीं है। और मैंने जब जो चीफ सिलेक्टर था मेरी, जो उसके साथ फाइनल मीटिंग हुई ना, जब मैंने उसको कहा कि मैं आपको मशवरा करके बताऊंगा 1 हफ्ते के बाद, तो उसने मुझे पूछा कि तुमने क्यों डिसाइड किया कि तुम इंग्लैंड से खेलोगे
और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसी अप्रोच के साथ या उसी पैशन के साथ इंग्लैंड को सर्व करोगे? तो मैंने उसको क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने उसको ये कहा था कि देखो इट्स अ गेम। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ की नेशनैलिटी है और मेरे बीवी बच्चे यहाँ के हैं, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो हमारा इस्लाम ये कहता है जिस जगह पे आप रहो यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू डू द थिंग्स इन अ राइट वे, और आपको ईमानदारी के साथ लॉयल होके आपको काम करना है। तो ये मेरे फेथ की रिक्वायरमेंट है, एक। नंबर दो, दूसरी चीज ये गेम है, कोई और चीज नहीं है, इसको गेम ही समझना चाहिए। नंबर तीन, देखिए ये सारी जो जमीन है ना, ये जमीन अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने बाउंड्री नहीं लगाई जमीन पे कि ये बाउंड्री है, इधर वाला इंडिया, इधर वाला पाकिस्तान, वो इंग्लैंड, वो ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका। अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने इंसान बनाए, अल्लाह ने फरमाया ये सारी जमीन तुम्हारी, खाओ पियो ऐश करो। अल्लाह ने पासपोर्ट नहीं बनाया, पासपोर्ट हमने बनाया। और अल्लाह ने किसी चीज पे कीमत नहीं लगाई कि सेब की कीमत इतनी, बनाना की कीमत इतनी, मैंगो इतने का, डायमंड इतने का, गोल्ड सिल्वर चांदी इतने का, पानी इतने का, किसी चीज पे कोई कीमत नहीं लगाई। अल्लाह ने कहा सब कुछ फ्री, खाओ पियो ऐश करो, प्यार से मोहब्बत से रहो। तो मैंने जब उसको ये एक्सप्लेनेशन दी कि भाई ये बाउंड्री शाउंड्री ये जो है, ये सारी चीजें इस तरह है, और मैं ये समझता हूँ इट्स अ गेम एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल विद माय दिस कंट्री बिकॉज मैं इधर रह रहा हूँ। फिर वो कहने लगा कि यू एक्चुअली convinced me with a very proper explanation and you really touched my heart। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। उसके बाद ICL और फिर बस इधर बैठे हैं आपके सामने। बस एक चीज जो नहीं होने वाली होती है वो नहीं होती है, तो हमारा बिलीफ है। खैर 99 वर्ल्ड कप फाइनल, लॉर्ड्स, एक मुझे लगता है जो प्लेयर्स उस टीम में थे उन सबको एक तशनगी रह गई वो फाइनल जीतने की। बट देन आपको यू वर द लकी वन जिनको फिर से मौका मिला 20 साल बाद 2019 लॉर्ड्स इंग्लैंड की टीम का आप हिस्सा बने विद स्पिन बॉलिंग कोच, और फिर आपको वर्ल्ड कप जीता। क्या कुछ वो 99 की तशनगी कम हुई उस जीत की वजह से? थोड़ी सी कम तो हुई, डेफिनेटली थोड़ी सी कम तो हुई। जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट किया उसकी ड्रेसिंग रूम में, वही ड्रेसिंग रूम था जो पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम था, वही इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम था। वो फीलिंग्स दोबारा वापस आई सारी। फाइनल मैच, वही प्रेपरेशन, उसी बालकनी में बैठना एज ए कोच। मगर वो जाहिर है जो पाकिस्तान से खेल के आप जीतते हो वो एक अलग चीज होती, मगर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई। बीइंग ए क्रिकेटर मुझे याद पड़ता है एक बड़ी ही एक अहम कहानी है जो मेरे दिल को छू गई। एक खिलाड़ी थे सईद आजाद, नेशनल बैंक से खेलते थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से भी वनडे खेले हुए। उनका नाम आ गया, शो किया उसके साथ। अच्छा, मैं और शहीद आजाद जा रहे थे, गालिबन हम लोग आ रहे थे पिशावर या लाहौर, कराची से कहीं आ रहे थे जहाज पे, और गालिबन पिंडी आ रहे थे। तो इनका वनडे में नाम आ गया। हुआ ये, मैं और ये बैठे हैं और ये खिड़की की साइड पे बैठे थे जहाज की, ये खिड़की की साइड पे बैठे थे जहाज की, मैं इस तरफ बैठा हुआ था। तो जैसे ही हम पंजाब की साइड में पहुंचे, आई थिंक पिंडी इस्लामाबाद में था, इनका डेब्यू हुआ था उस मैच में। तो बादल कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश शुरू हो गई है, तो ये रो रहे हैं। मैंने कहा यार शहीद भाई, यार रो क्यों रहे हो, डर रहे हो, जहाज क्रैश हो जाएगा। मैंने उनको ये कहा, कहने लगा नहीं यार शाकी तू नहीं समझता। मैंने कहा क्या हुआ? यार आप ना रोए ना डरें, कोई सी बात नहीं, इंशाल्लाह लैंड करेंगे सेफली लैंड करेंगे, ट्रस्ट भी आइए। मैंने कहा यार भी आइए, मैं ट्रस्ट करो कोई सी बात नहीं। तो कहने लगे स्टगलैंड मैंने सारी जिंदगी दे दी क्रिकेट को, अब मैं ऐसी एज में हूं कि ये मेरे पास एक आखिरी मौका है वो पाकिस्तान के सितारे को छूने का। मेरे सर पे लगेगा, माथे पे लगेगा, सीने पे लगेगा, मुझे पता है डेफिनेटली मैं कल मैच खेलूंगा। और अगर ये बारिश हो गई, ये मैच मुझे ना मिला, फिर पता नहीं मैं क्रिकेट पाकिस्तान से ना खेल पाऊं, इस सितारे को मैं हासिल ना कर पाऊं। तो मैं इस वजह से रो रहा हूँ। इतना इमोशनल बंदा, यकीन करो, और दुआ करता रहा या अल्लाह बारिश रोक दे, या अल्लाह बारिश रोक दे। और मुझे कहने लगा स्टगलैंड तू समझ नहीं सकता, तू अभी यंग है, मेरा तो कैरियर खत्म होने को है। तो यकीन करें कि पाकिस्तान को खेलना, सर्व करना, इस सितारे को माथे और सीने पे लगाने, इसकी फीलिंग अलग है। और इस सितारे को माथे और सीने पे लगाते हुए ट्रॉफी को लिफ्ट करना वर्ल्ड कप की, वो फीलिंग के लिए वो अल्फाज नहीं है, बन ही नहीं सकते। मगर ये वर्ल्ड कप जीतने में एज ए कोच कुछ ना कुछ तो मिला। यानी बस समझ लें कि
कहते हैं ना कुछ चखा टेस्ट, हाँ, कुछ टेस्ट मिला, मगर वर्ल्ड कप जीते तो रुआ रुआ फील करता, ये वर्ल्ड कप जीते तो कुछ फीलिंग मिली पाकिस्तान से जीतने में। तो एनीवे अभी आपने सईद आजाद साहब का वो पैशन बताया, सकी भाई आपको ये नहीं लगता कि अब इस टाइम पे अगर मैं करंट क्रिकेटर्स की बात करती हूँ, थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ी सी मतलब ऐसे ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ी सी सस्ती हो गई है हमारी वो हरी कैप, क्योंकि बहुत आसानी से डेब्यूज हो गए, बहुत आसानी से टेस्ट क्रिकेट, मतलब टेस्ट क्रिकेटर होना एक बहुत बड़ी बात होती है पाकिस्तान के लिए, टेस्ट खेलना was मतलब वो एक बहुत ही बड़ी बात थी। अब तो इतने डेब्यूज एक साल में आपको दिख जाते हैं कि आपको लगता है कि बहुत आसान हो गया। आपको लगता है वो लेवल ऑफ पैशन इस वजह से प्लेयर्स में कम हो गया? you are dead right. Completely 100% agree on your question. मैं अभी पिछले दिनों, क्योंकि मेरा भी YouTube चैनल है सेकलैन मुश्ताक शो के ऊपर, मैं भी थोड़ी सी वर्किंग करता रहता हूँ, तो मैंने पाकिस्तान के 92 वर्ल्ड कप से लेके अब तक के कैप्टन निकाले। आप भी देखिएगा कि कितने कैप्टन आए और कितने कितने स्पैन में आए और कैसे कैसे गए और चले गए, और उसके ऊपर बैठ के सोचिएगा कि जितने कैप्टन आए कितने कितने अरसे के लिए आए और चले गए। मुझे याद पड़ता है न्यूजीलैंड की टीम 92 वर्ल्ड कप के बाद उनके साथ हमारी सीरीज हुई, तो एक कैप्टन बनाया, उसका नाम बड़ा अजीब सा मुझे याद ही नहीं पड़ता, उसके बाद जाके फ्लेमिंग को बनाया गया। उससे पहले जो कैप्टन था वो सिर्फ एक आध सीरीज के लिए एक्सीडेंटली बनाया था। तो किसी को एक्सीडेंटली कैप्टन बनाना तो समझ जाती कि भाई आपके ऊपर कुछ हालात चलने, आपने एक्सीडेंटली कैप्टन बनाया, और जब परमानेंट कैप्टन आता है तो आपकी प्लानिंग जाहिर होती है कि भाई आपकी प्लानिंग है, विजन है, डीप पाई है, वर्किंग है, सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो। तो जब आप कैप्टन चेंज करते चले जाओगे एक सीरीज के बाद या एक साल के बाद, और इस तरह चीजें चलती चली जाएंगी, तो वो तर्जुमानी करता है आपकी सोच की। तो मैं उसको देख के तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं इसके ऊपर क्या प्रोग्राम करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ नेगेटिव बात करूं, मगर ये तो सारे जो लिस्ट आ रही है सामने मेरे कि कप्तान धड़ाधड़ चेंज हो रहा है, कि कोई कह रहा है उसका तख्ता उठा दिया, उसका तख्ता उठा दिया। अभी पिछले दिनों किसी और ने कहा जी कि कुरान हाथ में रखवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो सारी चीजें, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान को ही हम गंदा कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक मैंने वो 3 हफ्ते पहले ये सारी लिस्ट निकाल के रखी और मैंने कहा इसके ऊपर अभी प्रोग्राम नहीं करूंगा, देखता हूँ क्या पॉजिटिव्स निकलते हैं, उसमें से वो निकाल के बात करूंगा। ये जो आपने सवाल किया है ये भी तर्जुमानी करता है, बट आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स। जैसे आपने कहा सस्ती कैप हो गई, फलाना इस तरह हो गया, टेस्ट ये वो, इट लुक्स, मुझे हर्ट होता है ये सारा कुछ। और आप बिल्कुल 100% सही हैं, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ इसके लिए यू शुड अर्न इट। हम अपने बच्चों को कहते हैं, मेरी बेटी छोटी है, आई लव हर सो मच, आई कैन डू एनीथिंग फॉर, नॉट जस्ट फॉर लिटिल, बड़ी वाली भी मैं अगर मैं बात अक्सर उनको ये भी कहता हूँ, बेटा यू हैव टू अर्न इट। अगर आप कह रहे हैं ना मैं आपके लिए ये कर दूं, बट यू हैव टू अर्न इट। पाकिस्तान को सर्व करने के लिए कोई जा रहा है, यू हैव टू अर्न इट, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके लिए सिस्टम का सही होना, केपेबल लोग, ऑनेस्ट लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। आपने इतनी जगह कोचिंग की, इतनी टीम्स के साथ कोचिंग की, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कोचिंग की? क्या आप इंटरेस्टेड नहीं थे या पीसीबी इंटरेस्टेड नहीं? नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस मैच नहीं कर पाए, कुछ फैमिली रीजंस थी, कुछ सर्कमस्टांसेस मैच नहीं कर पाए। पहले तो मैं मुल्क से बाहर था, अभी 4 साल मुझे इधर हुए हैं। आई एम श्योर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अगर ऑफर आई तो डेफिनेटली आई वांट टू सर्व माय कंट्री, क्योंकि आई ओ माय कंट्री। मुझे मैं पाकिस्तान का मेरे ऊपर हक है, चाहे मैं शॉर्ट पीरियड के लिए आऊं, चाहे मैं कुछ सालों के लिए आऊं, पाकिस्तान का मेरे ऊपर हक है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, I will put my heart and soul into that, इंशाल्लाह। अगर जूनियर टीम के लिए भी मिली तब भी, अगर आपको अंडर 19 के कोच के लिए मिली तब भी, या सिर्फ नेशनल टीम? मैं नहीं, नेशनल टीम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा, नेशनल टीम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। मैंने अभी वैसे अप्लाई करना था स्पिन कोच के लिए,
बट मुझे पता चला कि मुशी जो है इज क्वाइट कीन, तो मैं अपने आप को जो है वो उसमें वो कर लिया। मगर उसमें ये था कि मुझे लग नहीं रहा था कि कोई आगे आ रहा है पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट को देखने के लिए। अगर मुशी आता है या कोई और पाकिस्तानी आता तो मैं इसके लिए अप्रोच ना करता। कोई आ नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड के साथ था, मगर मुझे इंग्लैंड वाले फिर वापस बुलाना चाह रहे थे कि वापस चले जाएं उधर। इंग्लैंड से कुछ ऑफर्स आ रही थी मुझे, तो मैंने उसको पेंडिंग कर दिया, डिले कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू गिव टाइम टू माय फैमिली एंड ऑब्वियसली आई वांट टू स्टे इन पाकिस्तान अ बिट मोर। बहुत हो गया बाहर रह के। तो अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में आई तो डेफिनेटली यू विल हियर अ गुड न्यूज इंशाल्लाह। अच्छा, नए लड़कों की बात करते हैं सकी भाई, थोड़ी सी जरा नए लड़कों की बात करें। कभी कभार दिल चाहता है, जो बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त, विराट कोहली हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जो फैक्ट फोर हैं, विलियमसन हो गए, इनको इनको कभी दिल चाहता है कि यार मैं उतरूं फील्ड पे और मैं इनको बॉलिंग करके मैं दिखाऊं इन बॉलर्स को कि क्या तुम लोग कर रहे हो, क्या इनसे पुट खा रहे हो, मैं दिखाता हूँ इनको कैसे हैंडल करते हैं। देखें, मैंने इंडिया सीरीज हुई, आदिल और मोइन ने बॉलिंग की, विराट को भी की, और फिर वनडे सीरीज हुई इंग्लैंड में, फिर रोहित शर्मा ये वो, फिर इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई, तो यही स्पिनर्स स्मिथ को बॉलिंग कर रहे थे। यकीन करें बाहर बैठे हुए ऐसा दिल के अंदर वो कहते हैं ना एक वट से फिर रहे थे कि यार इसको ये क्यों नहीं कर रहा, ये इसको ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे प्लानिंग करनी। एज ए कोच आपको बहुत कुछ सब्र करना पड़ता है। यानी मैं इनको ये कहता था बॉलर्स को ना, जब कभी जाते थे तो मैं उनको कहता था कि डबल सब्र करना है अपने अंदर। जब आप अंदर जाएं तो डबल सब्र करना है, डबल पेशेंस, क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड टेम्परामेंट। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो एज ए कोच आपको डबल नहीं, आपको 10 गुना ज्यादा सब्र करना पड़ता। तो मैं विराट कोहली को, स्टीव स्मिथ को, विलियमसन को जब देख रहा होता था तो मेरा दिल चाहता था यार काश मैं किट पहन के अंदर जाऊं और मैं इनको बॉलिंग करूं, और मेरी ये ख्वाहिश भी है। और मैंने एक पिछले दिनों एक इंटरव्यू में इंडिया से एक थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया। मैंने कहा ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश, अगर मैं कहीं गया और ये विराट और स्मिथ ये कहीं किसी नेट में उन्हें, मैं किट पहन के पहुंच जाऊंगा और इनके हेड कोच को कहूंगा और इनको भी कहूंगा आई वांट टू बॉल यू, और प्रॉपर मैच नेट के अंदर खेल लूंगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर तो खेल नहीं सकते, तो इनको जरूर बॉलिंग करूंगा। और मेरा बड़ा दिल चाहता भी है। ऐसी ऐसी क्या खास चीज देखें इस वक्त, अगर मैं कहूँ कि जो हम सचिन के स्टैंडर्ड की बात करते थे, इस वक्त विराट कोहली वो स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, उनको उस लेवल पे समझा जाता है। ऐसी क्या खास बात आपको विराट कोहली में लगती है, क्यों पूरी दुनिया उनको किंग कोहली कहने लगी है? देखिए, एक तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका डिसिप्लिन, उसकी हंगर, work ethics, attitude, self-belief, and he's growing day by day. Not just growing in terms of skills, he's growing internally as well. उसकी सोच बड़ी होती जा रही है, उसका बिलीफ, कॉन्फिडेंस बड़ा होता चला जा रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी उसी तरह ही चली जा रही है। अगर एक आध मैच में होगा तो अगले में आके वो ऐसा अंबार लगा देता है कि वो सारा कवर अप कर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, रेजिलियंस है उसकी, ये सारी चीजें देख के दिल चाहता है कि यार मैं जरा इसका चेक करूं, इसकी स्किल चेक करूं, इसकी रेजिलियंस चेक करूं, इसका टेम्परामेंट चेक करूं, इसका गेम प्लान चेक करूं। और तब भी चेक होता है जब आप बॉल करोगे। विराट कोहली स्पिनर्स पे स्ट्रगल करता है जी, लेग स्पिनर्स पे, लेग स्पिनर पे, हाँ आपने लेग स्पिनर पे उसके स्टैट्स कहते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रगल करता है। और आदिल रशीद ने जो उसको बोल्ड मारा है, मैं ये समझता हूं लोग दिखाते हैं शेन वॉर्न का बॉल ऑफ द सेंचुरी, और वो जो शेन वॉर्न ने बॉल ऑफ द सेंचुरी किया हुआ है, वो अगर सरफेस को देखा जाए ना, देखिए आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम शेन वॉर्न, उसका बड़ा नाम है, वो जाहिर है दुनिया पे राज किया और कर रहा है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉल ऑफ द सेंचुरी। बॉल ऑफ द सेंचुरी में आपने कुछ चीजों को एनालाइज करना है। मैच के अंदर सिचुएशन के अंदर कंडीशन के अंदर बैट्समैन, एक्सक्यूज मी, बॉल ऑफ द सेंचुरी का ताल्लुक जो है और चीजों के साथ भी देखना चाहिए। मैच
उसकी सिचुएशन, सिनेरियो, बैट्समैन और पिच की कंडीशन क्या थी, और उसके ऊपर जब गेंद हुआ और फिर गेंद की जो डिप है या ड्रिफ्ट है या टर्न है और जिस तरह डिसीव किया है, उस सारी एलिमेंट्स को आप आदिल रशीद ने जो बॉल किया है विराट कोहली को, इन सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करें इधर भी और उधर भी, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं, क्योंकि ये एक स्पिनर का बेस्ट प्लेयर है, यानी इस वक्त देखा जाए तो बेस्ट प्लेयर्स में आता है विराट कोहली। और बॉल ऑफ द सेंचुरी जो सचिन ने किया, शेन वॉर्न ने किया हुआ है वो, और सिनेरियो, पिच कंडीशंस, प्लेयर और सारा कुछ देखें तो मैं ये समझता हूं कि आदिल रशीद का जो बॉल है वो उससे ज्यादा पॉइंट ले जाएगा, ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। बिल्कुल आप, हाँ, बट आपको ऑब्वियसली तो आपको ज्यादा आसानी होती है, बट अगर फेवरेबल कंडीशंस ना हो और उसमें आप एक अच्छी बॉल करें तो ऑब्वियसली पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। डेफिनेटली मैं तो हमेशा जब कोचिंग करता हूं तो मैं माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे फर्ज किया अगर कोई फ्लैट पिच के ऊपर 100 बनना था तो मैं कहता हूं मैंने माइनस कर दिए तुम्हारे 60 रन, ये 40 है। टफ कंडीशन में कोई 20 बनाता है तो मैं कहता हूं मैं इसको प्लस करूंगा, ये 20 नहीं है, ये 80 रन है। और अगर टफ कंडीशन भी है और जनाब थ्रिल मूवमेंट है और बॉलर भी पीक पे चल रहा है, टीम बिल्कुल नीचे लगी हुई है और वहां पे कोई 20 रन भी करता है तो मैं कहता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ये बन जाएंगे जनाब 100-125 रन। तो मैं अपनी कैलकुलेशन जो है वो, मैथमेटिक जो है वो क्रिकेट कोचिंग में लेके जरूर आता हूँ। बिल्कुल ऐसी ग्रेडिंग होनी चाहिए एक बैट्समैन की या एक बॉलर की। जब आप कहते हैं अच्छी फेवरेबल कंडीशंस हो, जब फेवरेबल कंडीशंस ना हो, उसमें जब एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, तो एक प्लेयर हमारे पास काफी अरसे बाद हमें दिखे, एक ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में जो कि फेवरेबल कंडीशंस हो तब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तब तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब ना हो फेवरेबल कंडीशन तब भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं, पूरी टीम जमीन पे लगी होती है, मगर वो वाहिद एक प्लेयर है जो कि एक लोन सोल्जर की तरह खड़ा रहता है, बाबर आजम। क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले? क्या कहूंगा, देखें रमीज भाई का भी पिछले दिनों आया कि जी विराट कोहली से ज्यादा रन बना सकता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ही इज ह्यूमन एज वेल। ठीक है, ही इज अ स्पेशल प्लेयर, ये भी स्पेशल प्लेयर है, वो कर सकता है तो ये भी कर सकता है। इंसान ने ही किया जो कुछ भी किया है, सचिन ने किया वो भी इंसान था, मुरली ने सबसे ज्यादा आउट किया वो भी इंसान था, तो ये भी इंसान है। हाँ, अब आगे जाके देखें अगर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, एटीट्यूड बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें, सारे एलिमेंट इस बच्चे में नजर आ रहे हैं बाबर आजम में, और उसके स्टैट्स बता रहे हैं, उसकी एवरेज बता रही है कि ही इज नॉट टू फार फ्रॉम हिम। वो ज्यादा मैच खेला, ये कम मैच खेला, बट ही इज नॉट टू फार फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ मैचेस और रन्स, वो थोड़ा पीछे है, बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड वर्क एथिक्स एंड डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ, और जो चीजों को जोड़ रहा है साथ में, इंटरनल उसकी जो ग्रोथ हो रही है और जो जिम्मेदारियों को लेके चल रहा है, और मजे की बात यह है कि उसके अंदर कोई वो जो होता है ना कि एक बिग हेडेड हो जाना या दिमाग प्लॉट जो है ना वो कोई नट बोल्ट ढीला हो जाना, वो बैलेंस रखे हुए है और झुका हुआ है, जो कहते हैं ना मेहनत करता है, लगना, वो कलफ नहीं लगा है उसको। बिल्कुल नहीं, अभी वो अल्लाह करे ना लगे इसको, और अल्लाह करे इसको बुरी नजर भी ना लगे, इसमें सारा कुछ है। और ये भी मैं आज कहना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, हमारे पास बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत स्टाइलिश थे, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत ही एलिगेंट थे, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत ही स्किलफुल थे। अच्छा, जो एलिगेंट था वो इतना स्किलफुल नहीं था, ये भी ऐसा रहा, कोई स्किलफुल था वो एलिगेंट नहीं था, कोई बहुत ही क्लास प्लेयर था मगर वो उसका वर्क एथिक उतना नहीं था। अब ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स, मगर ये जो खिलाड़ी है बाबर आजम, सॉरी मगर ये जो बाबर आजम खिलाड़ी है, ये एलिगेंट भी लगता है,
ये क्लास प्लेयर भी लगता है, ये पैशनेट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी है, टेक्निकल साउंड है, ऑब्जर्वेंट है, रीड कर रहा है सिचुएशन को, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी लेता है, घबराता नहीं है, अगर एक दफा आउट हो गया तो उसकी प्रेपरेशन और रिवेंज जो लेना है वो कमाल का है, वो बाउंस बैक बड़ा अच्छा करता है। तो इसके अंदर सारी ही चीजें आ जाती हैं। तो आई थिंक अल्लाह बुरी नजर से बचाए, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेयर फॉर पाकिस्तान। और एक जो इस जैसा अच्छी क्वालिटी जिसका इनपुट मैं देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा है रिसेंट पास्ट में बाबर आजम से, इंसान बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट देता है, विच मीन्स के जो इंसान सबसे अच्छा होता है ना, वो फिर ये सारी चीजें अच्छी हो जाए तो फिर तो आज एक्सक्यूज मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैंने जो आपने कहा कल, अकड़पन, प्राउडनेस, ये नहीं है, प्राउड ही नहीं है। यू शुड बी प्राउड टू योरसेल्फ। प्राइड नहीं, ये क्या कहते हैं ना, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, बट यू शुड फील प्राउड के यार आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, मैं इस स्टेज में हूँ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, प्रिविलेज अपने आप को फील करना चाहिए। मगर हाँ, इसके अंदर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, सॉफ्ट स्पोकन है, काइंड हार्टेड भी है, बहुत सारी इसके अंदर जो है ना स्पिरिचुअल समझ लें क्वालिटीज हैं। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत कुछ इससे लेगा। अच्छा, गुजारिश ये है, वो जो मेरी छोटी है वो रबड़ वाली बंदूक लेके बैठी हुई है कि मैं उसको भी थोड़ा सा टाइम दे दूं। 2 सवाल और बस अब हम यहाँ इसको खत्म करेंगे डिस्कशन को। एक चीज जो बाबर आजम के आप बारे में कह रहे थे, एक चीज जिस बात का सबसे ज्यादा डर लगता है, जो कि आपके टाइम से लेके अब तक अगर मैं देखती भी आती हूँ, तो हमारे सिस्टम में प्लेयर्स जाया भी बहुत अच्छे प्लेयर्स आए, मगर सही टाइम पे या तो उनको जिस वक्त उनका पीक था उस वक्त उनको पिक नहीं किया गया, या उनको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो जिनको हैंडल करना पड़ता है, जिनको पैम्पर करना पड़ता है, तो वो आपको परफॉर्मेंस करके देते हैं। तो आपको कोई खिलाड़ी ऐसा जहन में आता है जो कि इस सिस्टम में, हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में आकर जो है वो जाया हुआ, जो ज्यादा और अच्छे तरीके से खेल सकता था? एक तो मैं आपकी एग्जांपल दूंगी क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मेडिकली तौर पे जो है आपको पैम्पर नहीं किया गया। अदर देन दैट बहुत सारे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट। मोहम्मद जाहिद था हमारे जमाने में, सलीम इलाही था। सलीम इलाही तो बेचारा होटल से एक रात पहले ही बैग उठा के गायब होगा, उसके बाद नजर ही नहीं आया। शेम, वेरी एम्बैरेसिंग। किसी ने फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं की। पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है कराची में, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वल्लाहु आलम। होटल से ही मैच से पहले ही बैग उठाया और चला गया। क्या उसको सताया होगा या क्या बात की होगी, बेटा इधर रख दो, क्या बात की होगी, क्या सताया होगा उसको या क्या इशू हुए होंगे। बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं। डेफिनेटली उमर अकमल का बड़ा पोटेंशियल था, बड़ा लोगों ने कहा, अहमद शहजाद का बहुत कहा लोगों ने, और भी बहुत सारे हैं। आप नाम लेते चले जाएं तो आपको पता चलेगा यार, ये शाहिद नजीर उसके साथ भी ऐसा रहा कि अजहर महमूद जो है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाया या उस तरह परफॉर्मेंस नहीं उससे निकलवा ली गई। एक होता है कि एक बंदा जैसे आप बाबर आजम है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को अगर कोई भी कुछ ना कि उसको पता है, वो इतना मेच्योर्ड लगता है कि वो सारी चीजें खुद ही कर जाएगा। कईयों को आपको साथ में जुड़ना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ता है। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आई एम श्योर कि इन सब की चीज आपने मेंशन किया, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से डेफिनेटली पीसीबी भी और जितने भी खिलाड़ी हैं वो भी सोच समझ रहे होंगे और साथ में लेके चलेंगे। बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है वैसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो कि अभी मुसलसल बात बनी हुई भी है कि क्या करना चाहिए इस हवाले से, क्या नहीं करना चाहिए। हम स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, हम इस करप्शन के बारे में बात करते हैं। एक आपको डुअल एक पॉलिसी दिखी है, कहीं आपने चांसेस दिए उन प्लेयर्स को जो कि कन्विक्ट हुए,
और कहीं जो है आप उन प्लेयर्स को बिल्कुल रिलक्टेंट है चांस देने के लिए। अभी मैं 2-3 दिन पहले आपका शायद बयान भी सुन रही थी, सलीम मलिक साहब के हवाले से भी आपने बात की थी। तो आपको आपको क्या लगता है, क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी प्लेयर करप्शन में पकड़ा जाए उसके साथ क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए, या पॉलिसी ओवरबोर्ड जो है पूरी, या तो वो सबके साथ एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या? देखिए ये पॉलिसी जो है वो तो आईसीसी को बनानी चाहिए। हम आके उंगली उठा देते हैं पीसीबी के ऊपर। क्रिकेट के करता धरता तो आईसीसी है। हर चीज आईसीसी पूछ के करते हैं हम लोग। फॉलो रूल्स आईसीसी के फॉलो करते हैं, जितने बाउंसर लगा सकते हैं, इतना जनाब पावर प्ले है, ये चीज ऐसे, वो चीज ऐसे, डकवर्थ लुइस ऐसे होगा, बारिश होगी, ये करना है, सारी चीजें। वो अंपायर उधर से आ रहे हैं, एंटी करप्शन उधर से आ रहा है। तो ये तो आईसीसी को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट रूल करें, और इस स्ट्रिक्ट रूल के अंदर जो है वो हर बोर्ड को कहें कि अभी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खिलाड़ियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम श्योर वो बातें तो करते हैं, पर ये क्लियर रूल्स उधर से आ जाने चाहिए। मैंने जो प्रोग्राम किया था मलिक साहब के ऊपर, मैंने कहा यार देखो, मेरी अपनी सोच है, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली तो उसको तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर इंटेंशनली हो रही है, क्योंकि इंसान है, गलती करेगा तो इससे हो जाती है। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं। तो मैंने कहा यार इस बेचारे को बहुत ज्यादा रगड़ा हो गया, सबको जो है सेकंड मौका दिया गया, तो इनको भी मौका देना चाहिए। और बाकी ये है कि आईसीसी और सारे बोर्ड बैठ के एक स्ट्रिक्ट रूल बनाएं और उसको फॉलो करें। चोरी चाहे 1 रुपए की है, चाहे लाख रुपए की है, चोरी चोरी है। उसमें ये नहीं कि कितनी छोटी चोरी कितनी बड़ी चोरी। मैंने तो अब शरीयत के मुताबिक, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगी। बात है जो कि मुझे कन्विंस कर गई। किसी के घर में 1 करोड़ का डाका मार दिया, और किसी ने 10 रुपए की बिजली चोरी कर ली अपने घर। लगे ये बिजली इसने बड़ा डाका मारा क्योंकि इसने 24 करोड़ अवाम के घर में डाका मार दिया, और ये इसने घर में डाका मारा। तो बाजुकात ऐसी सिचुएशन होती है कि आप क्वांटिटी नहीं देख रहे होते कि यार ये 1 करोड़, ये 10 रुपए, चाहे 1 की है, चाहे लाख की या करोड़ की है। इसी तरह आईसीसी को रूल बनाने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, देन दैट्स इट। फिर आगे किसी को बात करने का भी कोई मौका ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बस उसमें हाँ, कोई ग्रे एरिया बीच में रखना ही नहीं है, ना कोई फेवर ना ग्रे एरिया। ये रूल बन गया है, उसको फॉलो करें, और सबको पहले एजुकेट कर दिया जाए, जो भी इस लेवल पे आए, जो भी खेले। मुझे याद पड़ता है, ये आखिरी बात करूंगा, फिर इसके बाद आपसे माजरत कर लूंगा। बैक इन 1985 की बात है। अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह उनके जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी ग्राउंड में मैं एक मैच देखने के लिए चला गया। 85-86 की बात है। रमजान में मैच था, सीमेंट पिच थी, छोटी सी ग्राउंड थी, और वहां पे 20 ओवर का मैच होता था। 85-86 की बात है, और 20 ओवरों में ऐसा भी होता था 350-400 रन होते थे। ग्राउंड छोटी थी, सीमेंटेड पिच थी, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। हम लोग मैच देखने के लिए गए, यार यहाँ बड़े मजे आते हैं, बड़े चौके छक्के लगते हैं। तो पहला ओवर हुआ, बॉलर ने गेंद किया वाइड बॉल, अगली वाइड, अगला एक गेंद किया, उसने छक्का मारा, उसने नो बॉल, नो बॉल। अच्छा, गेंद किया, उसने छोड़ दिया, फिर उसने छोड़ दिया, फिर उसने रोक लिया। एक ओवर हुआ, दूसरा ओवर हुआ, अगला बैट्समैन आया, उसने 4 गेंदें रोक ली। जब उसने 4 गेंदें रोकी, उसने 5 गेंदें वाइड कर दी। बाद में लड़ाई शुरू हो गई। हमने कहा ये क्या हुआ? कहते दोनों ने पैसे पकड़े हुए मैच हारने के लिए। दोनों टीमों ने पैसे पकड़े थे मैच हारने के लिए। तो पब्लिक को पता चल गया कि ये तो मैच फिक्स है, तो लड़ाई शुरू हो गई। अल्लाह माफ करे, कई ऐसी ऑब्वियस चीजें भी होती है, अल्लाह माफ करे इन चीजों से। आईसीसी को चाहिए कि वो रूल बनाए, और स्ट्रिक्ट रूल बनाए, सारे बोर्ड को कहो कि आपने ये फॉलो करना है, दैट्स इट। उसके बाद बस जी जो कुछ होता है उसको फॉलो करते चलेगा। अब हर कोई आगे बैठ के बात कर देता है, और हर कोई जो है वो और मैं ये समझता हूँ जिससे गलती हो गई पहले सारा उसको साफ कर दें, इज्जत दे दें, यार कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो है
मेरा क्या बनता है कि मैं बैठ के किसी को ऐसे ही बेइज्जत करता रहूं? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आईसीसी बनाए रूल और उसको फॉलो करें, दैट्स इट। एक एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो आईसीसी की तरफ से और उसको सारे जी बोर्ड मेंबर बोर्ड्स हैं वो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सचिन भाई, बहुत मजा आया बात करने में। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मैं या तो आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। ड्राइंग रूम में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि इतना इतना थोड़ी देर बाद मैं भूल गई थी कि हम ये कंप्यूटर के थ्रू बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। एक इन द एंड एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे ऑल ओवर नए बोलर्स को कि वो किस तरह फोकस करें, और फिर मेरे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, मैंने पिछले दिनों अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्रोग्राम किया था। पता नहीं क्यों जो बात सुनने वाली होती है वो सुनते नहीं है क्रिकेट लवर्स, ये हाँ, मेरा गिला है। और अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात चल रही है तो उसको फौरन सुनेंगे। मैंने बच्ची की जो ट्वीट की और वो जनाब 5 लाख लोगों ने देखा, 5 लाख, हम्म, और रीट्वीट पता नहीं कितने हो गए। ये जो सवाल आपने किया है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लें इसमें आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लव और लाइक, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था। लव का मतलब क्या और लाइक का मतलब क्या? अगर जिस चीज को आप लाइक करते हैं ना, तो समझो कि आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइक कुछ ही दिनों बाद डिसलाइक हो जाएगी। बिल्कुल, जब तक आप उस चीज को लव नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लव जो है वो, उसके लिए इंसान पागल होता है, दीवाना होता है, अंधा होता है, बहरा होता है, मौसम नहीं देखता, गर्मी सर्दी नहीं देखता, डिस्टेंस नहीं देखता, सिचुएशन नहीं देखता, वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। इफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट ऑन अ हाईएस्ट लेवल, यू गॉट टू लव इट। और लव दिल में होता है, दिल से क्रिकेट खेलनी है। और दिल जो है वो मेडिकली क्या काम करता है, ये ब्लड सप्लाई करता है पूरे जिस्म को, सर से लेके पांव तक। अगर आप क्रिकेट को लव करते हैं तो दिल के अंदर क्रिकेट के लिए लव होगी, तो दिल क्या करेगा, ये सप्लाई लव करेगा पूरे जिस्म को, पूरे जिस्म को लव सप्लाई करेगा। फिर आप तैयार होंगे हर वक्त हर लम्हा क्रिकेट खेलने के लिए। जब आप बैट को पकड़ेंगे, बॉल को पकड़ेंगे, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होंगी। यू विल लव टू यू विल लव टू बॉल इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन। बारिश हो रही होगी, आप ढूंढोगे कहां पे मैं क्रिकेट खेलूं। आप थके होगे, सुबह उठने को दिल नहीं चाहेगा, मगर आप फिर भी ट्रेनिंग के लिए जाओगे। यू गॉट टू लव इट। ये दिल सप्लाई करेगा लव, पूरे जिस्म को रुआ रुआ फील करेगा जब आप बॉलर बैक ड्राइव मारेंगे, जब आप बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करेंगे, जब आप एक कैच पकड़ेंगे, जब आप जीतेंगे, तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होंगी। तो यू गॉट टू लव इट। यू शुड लव टू योर प्रोफेशन, you should love to your game, and you should love whatever you are doing. If you are studying, अपनी जिंदगी से भी प्यार करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी काम करना है दिल से करना है। बाकी इससे अगर नीचे है लेवल तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर ना करें, फिर टाइम ना जाया करें अगर उससे बस जी। कम नीचे। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज। हाँ, तो छोड़ दो फिर वो वही, वो जो एक कबूतरबाज होता है ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ यहाँ पाकिस्तान में जो आते हैं, कबूतरबाज है क्या है जी, ये मेरा शौक है, हॉबी है क्या, कबूतरबाजी। मैंने कहा बस ठीक है, फिर आप कबूतरबाज बनेंगे। फिर जनाब आप कुत्तों की दौड़ लगा रहे हैं, ये हॉबी है। आप जनाब बैठे हैं, कोई ताश खेल रहा है, ये हॉबी है। हाँ, आप हॉबी इस तरह के कर रहे होंगे काम। पैशन और हॉबी में बहुत फर्क है। बिल्कुल, हॉबी किसी चीज में भी हॉबी हो सकती है, बिल्कुल। that is my hobby, मशगला है। But passion, love, that is totally different thing. You got to understand the difference between passion, love, and a hobby. ये आपको समझ आ गई, आप पागलों की तरह गेंद और बल्ले के पीछे भागते रहेंगे, खेलते रहेंगे क्रिकेट और एंजॉय करेंगे, और आप सीखते रहेंगे, चीजों को जोड़ते रहेंगे, और अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहेंगे। अंधेरे में भी रोशनी नजर आएगी, बेहतरीन, उम्मीद की किरण चमकती रहेगी। अमेजिंग, बहुत बहुत Stay blessed. शुक्रिया। सकी भाई, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज। ये आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखना भी है, यू मस्ट क्लिक द आइकॉन, बेल आइकॉन बटन को, और फॉलो करना है। हमारी बहन जो हमारी सिस्टर है, सवेरा पाशा, थैंक यू। सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, सवेरा सुबह। आपका क्या प्रोग्राम?
सुबह सवेरा क्या है प्रोग्राम का, यानी आपके यूट्यूब का नाम क्या है, चैनल का? यूट्यूब इट्स सवेरा पाशा, बट इस प्रोग्राम का नाम है क्रिक कास्ट। इस प्रोग्राम को डेफिनेटली देखना है, और आई एम श्योर 100% दैट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम। आपको बहुत मजा आएगा, और इस प्रोग्राम को देखते रहें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक्स अ लॉट।